मेरी मतलब कि उस वक्त शादी हुई थी और यमुना में ज़बरदस्त बाढ़ आ गई थी हिमांशु। हम लोग लगातार कवर कर रहे थे और मेरे कुछ सहयोगी थे दूसरे चैनल के, बोलते थे पानी में मत उतरिए, पानी में मत उतरिए। हम कहते थे हम उतरेंगे, हम उतरेंगे। वो जो जल बोर्ड के अधिकारी जिनको परवेश वर्मा कह रहे थे तेरे पे ये केमिकल डालू, वो भी पहुंचे थे। अच्छा। तो परवेश जी ने कहा स्वागत है आपका, अच्छा, बैठिए हमारे साथ, बताइए क्या सेवा करनी है आप। तो बाहुबली में जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहे थे तो वो जब उड़ रहे थे तो ऐसा लगा कि वो सीधे जल से सीधा बादलों के बीच में आ गए, इस तरीके का वहां भी ऐसा ही महसूस हुआ। तो शीला दीक्षित हमको मिली, बोली अरे मौसमी तुम्हारी तो हम कवरेज से परेशान है। तो शीला दीक्षित ढूंढ रही थी कि ये मौसमी का है, तो 17 साल बाद अब रेखा गुप्ता मुझे ढूंढ रही हैं। अच्छा। और उनके एक अधिकारी हैं, वो 3 दिन तक सड़कों पे अपने कपड़े जूते लेकर के गाड़ियों में घूम रहे। तुम्हारा गोल्ड माइक कहाँ है? ये गोल्ड माइक, हाँ सोने वाला, हाँ। भैया उसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसकी गर्दन पकड़नी है। मैंने कहा क्या हुआ? हमारे एक जानकार का फोन आता है, वो ये बताते हैं कि अरे भैया यहाँ तो अजबे गजबे हो गया। उनके आने से पहले जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे चूना बिछता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत गड्ढे का काम होता है, लेकिन गड्ढे का काम सिर्फ गड्ढा खुदता है, काम कभी नहीं हो पाता। मुकेश सहनी जब फोन कर रहे थे, जिस व्यक्ति से बात हुई, उनका दावा है कि मुकेश सहनी से लेके और बाकी जो कम्युनिकेशन चैनल वीआईपी की तरफ से आरजेडी की तरफ जाता था, वहां से फोन उठना बंद हो गया था। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। रिपोर्टर ऑफ एयर पे आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन नहीं सकते तो देखिए, और देख नहीं सकते तो सुनिए ज़रूर। और मैं आप सब से, हम सब की तरफ से एक अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक ही सांस में इसको पूरा सुन लीजिए, और एक ही बार में ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा बेहतरी से समझ आएगा। और अगर आपको कहीं ऐसा भी हो कि कई बार कई जगह पे आपको लगता है कि पसंद नहीं आ रहा है, तो पूरा देखिए, हो सकता है अंत में आपको उसमें कोई नया किस्सा, नई कहानी, कोई नई उक्ति मिल जाए जिसको आप अपने लिए प्रयोग में ला सकते हैं। आज हमारे साथ है मौसमी सिंह, जिसको आप बहुत याद कर रहे थे। आप कह रहे थे कि वो कहीं मिस हैं, कहीं गुम सी हैं, कहाँ चली गई हैं। तो मौसमी यही है। नहीं, हिमांशु सितम भी करता है, उसका सिला भी देता है कि मेरे हाल पे वो मुस्कुरा भी देता है। खुद ही हमें भगवाते हैं ग्राउंड जीरो पर, और खुद ही फिर पूछते हैं कि कहाँ चली गई मौसमी सिंह। नहीं, मैं ये तो दर्शक पूछ रहे हैं। हाँ, हम तो सब जानते हैं कि मौसमी आपके यही बारे है। में भी पूछा जा रहा था लगातार कि कहाँ चले गए, बीच में आप नहीं, मैं यही था, मैं कहीं नहीं जाता, मैं यही रहता हूँ। सही बताइए कहाँ जहाँ भी रहता हूँ वहाँ काम भी करता रहता हूँ। आप तो लखीसराय वाले प्रदेश गई थी। हम लखीसराय कहाँ गए थे? हम लखीसराय वाले प्रदेश गई थी। हाँ, और वहाँ से तो विजय सिन्हा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि लखीसराय। मैं तो एक जगह गया था, छोटी सी जगह है वहाँ, किसी ऑफिशियल काम से नहीं, किसी और चीज़ के उस पे गया था, पर्सनल उस पे गया था। विदेश गए थे? विदेश नहीं गया था मैं, आप लोग सोच रहे हैं। क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे तो बहुत से ऐसे किस्से होते थे, विदेश के लिए नए नए नाम जोड़ देते थे। अभी तो फेंक रहे थे इतना बड़ा बड़ा भाई। नहीं, फेंकना काम नहीं है, बॉलर है, बॉलिंग की है कई बार। खैर, क्योंकि मौसमी है, अमित है, अमित को लेकर लोगों की शिकायत रहती है कि अमित जानते बहुत कुछ है, कहते नहीं है। इस बार हमारी कोशिश होगी जो वो जानते हैं वो उनकी जुबान पे आए, और लोगों को और बेहतर तरीके से बताएं कि किस तरीके की राजनीति जो है वो चल रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी को लेकर हो या बिहार के कई ऐसे घटक दल हैं जो महागठबंधन में हैं, जो महागठबंधन में रहते हुए आंख भी दिखाते हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो फिर आप सब जानते हैं नतीजा क्या होगा। 2020 में सबने देखा था कि मुकेश साहनी किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने फिर 65 सीटों की मांग की, और जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के सीधा एनडीए के दरबार चले गए थे, और वहाँ उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जितेंद्र बहादुर हैं। जितेंद्र बहुत पैनी नज़र रखते हैं चीज़ों पर, क्योंकि वो लोगों से जितना मिलते हैं और उतना ही जानने समझकर आपको बताने की कोशिश भी करते हैं, और कई बार कई ऐसी चीज़ें, किस्से, कहानियाँ बताते हैं जो आपको बहुत मज़ेदार लगते हैं। एक नए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, सुशांत मेहरा। हाँ, सुशांत दिल्ली की राजनीति पे बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। सुशांत
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कवर भी करते हैं, आजकल सरकार को कवर करें, क्योंकि 27 साल बाद, 14 साल नहीं 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सत्ता में वापसी हुई है। तो सरकार में भी आजकल बड़ा इंटरेस्ट लेके खबरों को करते हैं, क्योंकि प्रदूषण को लेकर हर तरफ जो है दिल्ली के अंदर एनसीआर में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बदलाव हुआ है। छठ का पर्व है, मैं क्योंकि एनआरबी हूँ, एनआरबी मतलब नॉन रेजिडेंट बिहारी, मेरा जो कहें कि पुश्तैनी घर है वो गया का है। गया में टिकारी एक जगह है, टिकारी में एक गांव है जलालपुर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। क्योंकि पिछली बार मैंने जब कहा था तो लोगों ने कहा था कहाँ गांव है, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि मैं एनआरबी हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ पला बड़ा और पढ़ा हूँ। पढ़ा तो शायद कम, क्योंकि मैंने पूरी अपनी जो शिक्षा है वो पैरों पे खड़े होके ली है, क्योंकि जब भी स्कूल जाते थे तो मास्टर खड़ा कर देते थे। अच्छा, ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई तुम्हारे साथ। मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ रोज़ शायद मार खाने के बाद ही क्लास के अंदर एंट्री भी ली है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो ये सब जानते हैं, जिनके साथ मैंने ये सब किया होगा। शुरुआत करते हैं प्रदूषण से। सुशांत, क्या बदल गया ऐसा प्रदूषण? क्योंकि एक वीडियो वायरल है जिसका जिक्र अभी मौसमी आपसे कर रही थी, प्रवेश वर्मा का। जब वो पिछली बार मैंने देखा था, हम सब ने वो वीडियो देखा है, जो वो सांसद थे और वो कह रहे थे कि ये जो है तुम लाए हो कि तुझे मैं डुबाऊं इसके अंदर। नहीं, डुबाऊं नहीं, तेरे सर पे डाल दूं क्या? तेरे सर पे डालूं क्या? तो अब भी क्या वही केमिकल यूज हो रहा है, एफडीआई अप्रूव्ड वही केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। और जल शक्ति मंत्री भी प्रवेश वर्मा है। प्रवेश बार अब वो गायब है। कहाँ चले गए? वो जरा विदेश गया कुछ मशीन लेने के लिए, ताकि यमुना की सफाई और बेहतर हो सके। फिनलैंड में। फिनलैंड। ओ वो एनआरआई मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली को विदेश की तरह जो है वो डेवलप किया जाए। पिछली सरकारें कहती थी ना सिंगापुर मॉडल, पेरिस बनाएंगे, तो उनके दिमाग में कि जब पेरिस बना ले और सिंगापुर मॉडल ले आए, तो इसलिए वो विदेश में रह करके मशीनें खरीद करके यमुना की कब आ रहे हैं? छठ के पर्व से पहले आएंगे? छठ के पर्व से पहले आ जाएंगे। वो अभी फिलहाल है वहाँ पर। उनकी एक वीडियो भी आई है कि कौन सी वो मशीन खरीद रहे हैं। अच्छा। और किस्सा बड़ा ज़बरदस्त है कि जब प्रवेश वर्मा मंत्री बने तो एक प्रोटोकॉल होता है, तमाम अधिकारी जो है वो पहुँचते हैं मंत्री के पास कि सर मैं आ गया हूँ और जो सेवा है वो बताइए, मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो जल बोर्ड के अधिकारी जिनको प्रवेश वर्मा कह रहे थे तेरे पे ये केमिकल डालू, वो भी पहुंचे थे। अच्छा। तो प्रवेश जी ने कहा स्वागत है आपका, अच्छा, बैठिए हमारे साथ, बताइए क्या सेवा करनी है आपकी। कि सर बताइए कि क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र कीजिए इनका। तो इनको ट्रांसफ़र किया गया उस अधिकारी को। हालांकि अभी यमुना को लेकर के सरकार की हवा तो उस अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया? हाँ कर दिया। वो तो दिल्ली में ही है, इधर से उधर, और ज्यादा तो नहीं कर सकते। मतलब लेकिन पुरानी रंजिश रखी हुई है, डिपार्टमेंटल जो है वो किया। दिल्ली की हवा की आप बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की हवा सरकार की बहुत टाइट है। और ऑड इवन के दौरान तो आम आदमी पार्टी तख्तियां लेकर के खड़ी होती थी, गाड़ी ऑफ, गाड़ी ऑन, गाड़ी ऑन। अब सरकार को दिखाना है कि प्रदूषण हम भी कम कर रहे हैं, तो ये क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। प्लेन उड़ाओ, कल उड़ा दिल्ली के अंदर, आज कृत्रिम बारिश, और उसका कॉन्सेप्ट है क्लाउड सीडिंग करके दिखाएंगे। कल पहला ट्रायल जो है वो हुआ दिल्ली के अंदर, लेकिन बादल नहीं थे। अब बादल जब तक आएंगे नहीं तब तक बारिश होगी नहीं। अब बादल पर डिपेंड है दिल्ली सरकार, ताकि बादल आए तो बारिश हो, लेकिन बादल आ नहीं रहे। पहले 24-25 को था, आईएमडी ने कहा कि हो जाएंगे, बादल आ जाएंगे। अब 29-30 तारीख पे चला गया है। तो दिल्ली की हवा तो खराब है, अब सरकार की हवा भी धीरे धीरे टाइट हो रही है। दिल्ली सरकार की धड़कनें बढ़ी होंगी। क्लाउड सीडिंग के बारे में थोड़ा सा इसको आगे एलेबोरेट करिए। देखिए क्लाउड सीडिंग के अंदर क्या है कि सेस्ना एक एयरक्राफ्ट है, उसके ज़रिए ये आउटर दिल्ली के जितने भी हिस्से हैं, बवाना, नरेला, इन हिस्सों के अंदर, मित्राओं, डिचाऊ जो है, ये तमाम हिस्सों के अंदर इस प्लेन के ज़रिए ब्लास्ट जो है वो बादलों के नीचे किया जाता है। जैसे कि हम दिवाली के अंदर वो स्काई शॉट छोड़ते हैं तो वो जाकर के ऊपर ब्लास्ट करता है, तो वो खूब सारा लाइट्स जो है वो करता है, उसी तरीके का ये ब्लास्ट जो है वो करता है। और वो केमिकल बादल के साथ मिक्सअप होकर के बारिश करते हैं। और आसपास के तमाम 100 किलोमीटर के सरकार का दावा है कि वो बारिश के कारण पानी जो है वो बरसेगा, और पानी जो है वो बरसने के बाद बारिश होगी, होगा। लेकिन सवाल ये है
कि पंजाब में लगातार पराली जल रही है, हरियाणा के कई हिस्सों में जल रही है, आपका एक खर्चा 3 से 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का है, आपने एक कृत्रिम बारिश करा दी, लेकिन उसके बाद फिर जो पराली जल रही है, पोल्यूशन तो फिर आएगा, तो क्या आप बार बार जो है वो करेंगे? और ये पहली बार नहीं है कृत्रिम बारिश देश में हो रही हो। दिल्ली में पहली बार होगी ये बात है, लेकिन इससे पहले 1951 के अंदर पश्चिमी तटों पर हुई, तमिलनाडु के अंदर हुई, वहाँ पे जब सूखा था तब हुआ, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, बेंगलोर में, कर्नाटका के अंदर हुआ, 2004 में भी हुआ। ये पहली बार नहीं है। दिल्ली के लिए ये कॉन्सेप्ट मीडिया के लिए दिखाने के लिए ये पहला बार जो है वो ज़रूर होगा, लेकिन ये पहले भी हो चुका है। अब सरकार ये चाहती है कि पब्लिक को हम कैसे दिखाएं कि हमने भैया काम किया है और हम काम कर रहे हैं। और जैसे यमुना के अंदर अगर आप आजकल जाएंगे तो ITO पर लाखों लोग आते हैं छठ के लिए, तो वहाँ बड़ी बड़ी मशीन यमुना के बीच में लगा दी है दिखाने के लिए कि यमुना साफ कर रहे हैं भैया, क्योंकि बिहार का चुनाव है। ये बिहार का चुनाव और आप कह रहे हैं बादल है, बादल होंगे तो बारिश होगी, तो क्या नो मन तेल होगा और राधा नाचेगी, या फिर ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाला कुछ ऐसा तो नहीं है? वही चीज़ लग रही है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगर जो छठ का पर्व है 25 से शुरू हो रहा है और 28 तारीख को अब सरकार कह रही है कि बारिश होगी, तो बारिश जब तक नहीं होगी और जब तक क्लाउड सीडिंग नहीं होगी तब तक पोल्यूशन भी कम नहीं होगा। कोई अल्टरनेट ऑप्शन समित आपको लगता है? इसमें हालांकि दो चीज़ हम लोग मिक्सअप हो रहे हैं। जो बारिश होगी आर्टिफिशियल रेन, वो तो आपके दिल्ली की जेंट्री के लिए है कि बॉस इतना पोल्यूशन है। जो लोग एयर प्यूरिफायर यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, या जो नहीं कर रहे हैं, सरकार ने खरीदे हाँ, हैं। तो सरकार ने वैसे 15 एयर प्यूरिफायर्स का टेंडर निकाला है ताकि सचिवालय में वो 15 एयर प्यूरिफायर्स अक्वायर हो पाए। मेरे ख्याल कितना 5 लाख का बजट 5 लाख का 5 लाख का बजट है वो। हालांकि ये मेरा मानना है कि एयर कंडीशन खरीदती है सरकार, तो मंत्री भी या उनके पीए अगर एयर प्यूरिफायर में रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल वही है आर्टिफिशियल रेन वाला। हालांकि इसमें एक बैक स्टोरी है कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, IIT कानपुर से ये स्टडी सामने आया था कि आप आर्टिफिशियल रेन करा के जो पोल्यूशन लेवल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दुनिया भर के तमाम देश, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम चाइना और रशिया का आता है, अपने बड़े इवेंट्स में वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वो तो बारिश रोकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जो मेगा परेड्स होता है चाइना में या रशिया में, जो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, उस समय डर होता है, स्नोफॉल अभी होने का डर होता है, तो उसको रोकने के लिए भी ये टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि पहले जब मांगा गया था इजाज़त आर्टिफिशियल रेन कराने का दिल्ली में, तो उस वक्त प्रॉब्लम ये होती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं जिससे आपको क्लियरेंस चाहिए। उसमें ATC भी क्लियरेंस देगा, उसमें एयरफोर्स का भी क्लियरेंस चाहिए, उसमें MHA का क्लियरेंस चाहिए, IMD से आपको कोऑर्डिनेशन करना है। तो हर बार वो फाइल जाती थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में और वो फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। मतलब आपका कहना है ये लड़ाई जो है आज की नहीं है। हाँ, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो क्लियरेंसेस नहीं मिलती थी, अब क्लियरेंसेस क्योंकि मिल रही है single window तो system बादल है। नहीं आ रहा। तो सुप्रीम कोर्ट से भी हो गया क्लियरेंस। अंततः सारी क्लियरेंसेस के बाद बादल की क्लियरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इसमें कंडीशंस एक- ऊपर वाले की क्लियरेंस ऊपर वाले की clear। अरे क्या हो एक रहा है? जो प्रभु की क्लियरेंस नहीं हो रही है सुशांत। इसमें जो फ्लेयर्स होते हैं, जो ब्लास्ट किए जाते हैं, उसमें जानकारी के लिए मैं बता दूं, उससे भी पोल्यूशन होता है। जब वो ब्लास्ट करते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है, लेकिन हाँ, उसका जो स्तर होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं, उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो फ्लेयर्स छोड़े जाएंगे, क्योंकि ये 8 से 10 फ्लेयर्स होंगे, दोनों विंड्स पर लगाए जाएंगे, पायलट उसका बटन दबाएगा तब ये फ्लेयर्स ब्लास्ट होंगे। लेकिन इन फ्लेयर्स से भी पोल्यूशन होता है, लेकिन सरकार का मानना है कि ये उतना पोल्यूशन जो है वो नहीं करेंगे जितना कि बाकी सब पटाखों से और पराली से होता है। बारिश होगी तो PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड है अभी एयर में, अब विंड स्पीड है नहीं आपके पास, तो उसकी वजह से चोक करते हैं हम सब। बारिश होगी तो नीचे आ जाएगा एटलीस्ट, मतलब हवा नहीं चल रही है तो ऊपर से बारिश आए, चीज़ें डाउन हो जाए। लेकिन वही है कि पहले सिंगल विंडो सिस्टम था नहीं, तो मामला अटका हुआ था। और अभी भी जो आर्टिफिशियल रेन हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ सुशांत, तो ये IIT कानपुर वाली ही स्टडी के बेसिस पे पूरा सिस्टम कराया जा रहा है। सेम विंडो खुल गई है, दरवाजा अभी थोड़ा सा बंद है। और मुझे लगता है अब क्योंकि छठ एक बहुत महापर्व है बिहार के लोगों के लिए, अगर हम देखें तो वहाँ पे तो इसको बहुत सबसे बड़ा पर्व बिहार में है, छठ है। और हर राजनीतिक दल बिहार का इस पर्व को मनाने की कोशिश करता है। और दिल्ली में हम सब देखते हैं कि छठ को लेके कितने घाट बने, और पिछले 15 सालों में छठ की राजनीति जो है
वो दिल्ली की राजनीति के अंदर एक बड़ा रस्मकशी का दौर लेके आई है। हर बार पॉल्यूशन और छठ को लेकर, घाटों की सफाई को लेकर बड़े इश्यूज आते रहे। इस बार क्या है, छठ को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? नहीं, इनसे पूछिए इनका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि ये लगातार संजय बने रहते हैं, कभी संजय बन जाते हैं, कभी छठों को छठ लेकर वाला- रेलवे में क्या है? अपना छठ वाला अपना तो ये पहले- पैड भी लेके आए, नोट पैड भी नहीं लेके नहीं, आए पिछले पिछले साल का मैं बता रहा हूँ कि ये सुशांत और ये सारे लोग कवरेज कर रहे थे, हमें भी मौका मिला कालिंदी कुंज जाने का। कालिंदी कुंज में गया, छठ घाट वहाँ पर है जो बना हुआ है। तो वहाँ जब स्टोरी कवरेज के दौरान मतलब ऐसा लगा कि बादलों के बीच में नाव आ गई। जैसे एक फिल्म हमने देखा था बाहुबली, तो बाहुबली में जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहे थे तो वो जब उड़ रहे थे तो ऐसा लगा कि वो सीधे जल से सीधा बादलों के बीच में आ गए, इस तरीके का वहां भी ऐसा ही महसूस हुआ। जब मेरी नाव गई पानी के अंदर और इतने ऊंचे ऊंचे झाग वाले जो वो थे, तो उसमें जब नाव अंदर से गुजर रही थी तो जो वीडियो बना रहे थे कैमरामैन, उसको जब बाद में मैंने देखा तो लगा कि नाव जो है हमारी वो झाग वाले बादल हैं उनके बीच से गुजर रही। तो ये सिचुएशन थी, ये स्थिति वहां पर थी और वो मैंने खुद अपने आप में महसूस किया ग्राउंड पर जा करके, और देखा हमने कि किस तरीके से वहां की स्थिति खराब आपको है। भी बाहुबली वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी? फीलिंग वैसे ही आ रही थी, लेकिन मैं तो जमीन पर था, पानी में, हवा में नहीं था उस समय। उस दौरान ये लग रहा था कि एकदम मतलब नाव में इतने ऊंचे ऊंचे बादल, ऐसे बड़े बड़े। मुझे तो डल लेक की फीलिंग आ रही थी कश्मीर की। नहीं, डल में तो वो रहता है, डल में इस तरीके का झाग नहीं होता है वहां तो। लेकिन इनको फीलिंग आ रही थी, कूद के देख लेते, सारी फीलिंग दूर हो जाती। नाले की फीलिंग आने लगती थी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कूदे थे पिछली बार और एलर्जी हो गई थी पूरे शरीर में, 3 दिन जाना पड़ा था। उस दौरान मैंने ये देखा, हाँ। खुद महसूस किया जब मैंने जल लिया यमुना का, हालांकि पवित्र जल लेने के बाद जब मैंने देखा और उसको नीचे डाला तो उस पानी में ऐसे हाथ अगर जोड़िए तो इतनी ज़्यादा चटचटाहट थी, यानी कि उसमें केमिकल और ये तमाम चीज़ें जो इतना ज़्यादा महसूस हो रहा था। इस बार क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन जहाँ तक हिमांशु बता रहे हैं कि रेलवे क्या तैयारी कर रहा है छठ को लेकर के, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि छठ और बिहार और रेलवे, ये तमाम चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं। बिहार में चुनाव है, इधर छठ भी साथ में है, और इसके साथ साथ रेलवे का क्या प्रोग्राम है, एक बड़ा वो है। और ये पहली बार हमने देखा है कि ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं कि रेलवे और खुद रेल मंत्री ग्राउंड पर हैं और रेगुलर वो ग्राउंड पर जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, आनंद विहार हो। उन्होंने ये कह दिया, एक सीनियर जर्नलिस्ट से बातचीत हो रही थी। जितेंद्र, पहली बार ही क्यों हो रहा है? वो तो 2021 से रेलवे मंत्री हैं। इस बार जो है लोगों उसका कारण प्रयागराज कुंभ के कारण जो हादसा हुआ, उस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। 18 स्टैम्पीड, मतलब इस बार ये इनको कोशिश से कर रहे हैं। देखते हुए है ये वही है, 2-3 चीज़ें हैं कि रेलवे स्टेशन पर भी जब भी भीड़ होती है तो भगदड़ होने की संभावना रहती है। तो इस बार इन्होंने 3-4 चीज़ें बड़ा, इन्होंने अपने अधिकारियों को भी ये बोला कि भाई आपको जो है स्टेशन पर जा करके सिर्फ फीडबैक वहाँ से पब्लिक से जो आ रहे हैं अटेंडम लेना है। अब अपने अधिकारियों से नहीं पूछ रहे हैं, रेल मंत्री खुद जा रहे हैं। और वहाँ एक जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद था और एक जगह हमको भी जाने का मौका मिला, मैं गया वहाँ, तो मैंने देखा कि रेल मंत्री सिर्फ, पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को मंत्री आते थे, उनके आसपास खड़ा कर दिया जाता था, उन्हीं से मंत्री पूछते थे। मंत्री अचानक अटेंडम किसी लोकेशन पर जाते हैं और लोग से उनसे पूछते हैं कि क्या व्यवस्था है, ठीक है व्यवस्था। तो वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है उसको इस बार जो है पूरी तरीके से शामिल किया जा रहा है। और इस बार हमको नई चीज़ ये पता चली है, हमने देखा भी है कि रेलवे स्टेशंस पर जो कैमरे लगाए गए हैं, जो कैमरे हैं वो AI तकनीक से आधारित हैं कि जैसे ही जिस लोकेशन पर भीड़ होती है अचानक से वहाँ पर जो है कैमरा घूमता है। और कंट्रोल रूम जो बनाया गया, वार रूम उसको कह रहे हैं, अभी तक चुनावी कल या परसों वार रूम गए थे। अभी तक पॉलिटिकल नेता जो है
अपनी चुनावी पार्टी जब उनका चुनाव के लिए बड़े स्तर पर इंतज़ाम करते थे तो वहाँ वार रूम में जाते थे। अब रेलवे की तरफ से बड़ा वार रूम बनाया गया और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि AI तकनीक से इसको लैस किया गया है और वहाँ से जो जानकारियाँ आ रही मौसमी, वो जानकारी चौंकाने वाली है कि जो पिछले साल छठ के समय में जो लोग जा रहे थे उससे 50,000 ज़्यादा लोग इस बार छठ और दीपावली में जा चुके। 1,20,00,000 लोग, जो आंकड़ा है रेलवे का आंकड़ा है, ये 1,20,00,000 लोग जा चुके हैं। तो ये आंकड़े 23 सही से जोड़े ये गए जाने हैं? वालों तक के लिए व्यवस्था है, क्योंकि लोग जब छठ का महापर्व खत्म होगा तो Same to वापस same। आएंगे। हाँ, तो तो जो उसके लिए भी व्यवस्था रहेगी। तो ये तब तक। वापस जो जा रहे हैं ना, इनको लंबे समय तक के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 6 नवंबर को पहले फेज का बिहार का चुनाव भी है, फिर दूसरा फेज 11 नवंबर को है, तो उनको उसी हिसाब से इंतजाम। आप इसके पीछे की पॉलिटिक्स भी देखिए क्या भी है। चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे आज मैं एक वीडियो देख रहा प्रचार मतलब कि रेलवे स्टेशन से ही शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन वो से किस्सा है ना, रेलवे चुनाव जिताता भी है और हरा भी देता है। रेलवे चुनाव इस तरीके से कई बार ऐसे हुआ कि रेलवे जब भी चुनाव होता है उस दौरान हमने अलग टाइप का इंतज़ाम देखा है, और ये इंतज़ाम इस बार का जो है वो बिहार चुनाव के मद्देनज़र किसी न किसी रूप में देखा जा रहा है। एक सीनियर जर्नलिस्ट से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने प्रेस क्लब में ही बैठे हुए थे, तो हम वहाँ गए उनके पास, तो उन्होंने बताया कि भाई हमने पूछा उनसे कि इस बार आप देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन पर, रेलवे कवर करते हैं वो, उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर जो इंतज़ाम किए गए जिग जैग वो बनाया गया कि जब भी कहीं बड़े रेलिंग लगा के उसको हाँ, ठीक बाकायदे से रेलिंग चार लगा लेयर की करके बैरिकेड्स, चार और लेयर की वहाँ पर बैरिकेड्स आने की। जाने की व्यवस्था और होल्डिंग लोकेशंस बनाए गए, वेटिंग होल्डिंग लोकेशन बनाए गए। ये पहले कभी नहीं होता था। जब महाकुंभ हुआ था मौसमी, उस दौरान होल्डिंग एरिया तैयार किए गए थे कि जो पब्लिक आएगी उस पब्लिक को रोका जाएगा, फिर धीरे धीरे करके छोड़ा जाएगा। लेकिन इस बार जो है ये होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, और ये जितने भी दिल्ली के स्टेशन हैं, इसके अलावा 18 ऐसे स्टेशन बिहार के जो हैं वहाँ पर भी होल्डिंग एरिया बनाए। ये सब क्यों हो रहा है? उन्होंने इसके पीछे की बात बताई कि ये लोगों को दिक्कत ना हो, सहूलियत से जाएं, और इसका इम्पैक्ट वोट डाले नहीं, वोट भी डालें, और इसका जब अगर रेलवे में कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव पर पड़ेगा, और इस बार किसी भी तरीके का ये रिस्क के नहीं जले लेना हैं, छाछ चाहते। फूक फूक के पी रहे जी, हैं। हिमांशु, तो एक इस तरीके किस्सा की है यहाँ पे, मतलब मैं रेलवे की बात कर रही हूँ, चाहे देखिए दिल्ली जो है पूरे देश का दिल है, तो शीला दीक्षित की इसमें दाद देनी पड़ेगी कि वो कितना सीरियसली लेती थी मतलब ये सब मामला, ये यमुना और ये प्रदूषण, और मतलब कि मुझे लगता है मौसमी कभी भी शीला दीक्षित के टाइम पे उन 15 सालों के अंदर कभी ऐसा नहीं आया कि छठ के पर्व को लेकर, घाटों की सफाई को, पॉल्यूशन, ये सब उस टाइम नहीं था। हाँ नहीं, उस समय उस तरीके की मुझे राजनीति कभी बीजेपी ने नहीं की, आम आदमी पार्टी तो खैर 12 के बाद आई तो इसलिए। मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मतलब कि मुझे याद है कि मेरी मतलब कि उस वक्त शादी हुई थी और यमुना में ज़बरदस्त बाढ़ आ गई थी हिमांशु, और किस तरह से मतलब कि पॉलिटिक्स किस तरह से इन सिविल इश्यूज़ को लेके होती है, तो हम लोग लगातार कवर कर रहे थे, और मेरे कुछ सहयोगी थे दूसरे चैनल के, बोलते थे पानी में मत उतरिए, पानी में मत उतरिए, हम कहते थे हम उतरेंगे। 2010 अच्छा हाँ, और उसमें क्या था कि उस्मानपुर का इलाका था, और वो सब इलाकों में भी यमुना बेहद गंदी होती थी, और वो टीले थे बीच में, जाके वहाँ बोट से जा रहे हैं और फिर उतर रहे हैं। कितने फोन हमारे उसी यमुना की बाढ़ में जो है गिर गए कई बारी। आपकी हॉबी है ये ना? कंपनसेट किया नहीं किया चैनल नहीं, किसी ने नहीं कंपेंसेट किया। फोन खोना हॉबी है इनका। हाँ, तो फोन उसी में गिर जाते थे, तो अगर फोन नहीं लग रहा तो फोन गया। तो जब हम उतरे उसके बाद हम जब घर गए तो भाई, तो पूरे पैर में हमारे इतने बड़े बड़े छाले, और वो पूरा उस समय आपको पता नहीं चलता है, तो जो केमिकल की बात है, एलर्जी हो गई, ये हो गई। तो एक दिन हम शीला जी को मिले कहीं एक इवेंट में, तो पता चला वो हमको बुलवा रही हैं कि अरे वो कहाँ है मौसमी सिंह। तो वो तो बाढ़ बना दी है, दिल्ली में पूरी बाढ़ बना दी, कभी बेला कॉलोनी में बाढ़ ढूंढती है, कभी ISBT में बाढ़ ढूंढती है, इसकी बाढ़ से हम परेशान है। कहाँ है बाढ़? क्योंकि हमने कर दिया था 10 कदम दूरी पर दिल्ली के बाढ़, मतलब वो पूरा आउटर रिंग रोड डूब सकता है, और वो 10 कदम चल के हमने दिखाया था, 1 2 3 4। तो शीला दीक्षित हमको मिली, बोली अरे मौसमी
तुम्हारी तो हम कवरेज से परेशान है, तुमको हर जगह पानी ही दिखता है, ये नहीं दिखता है कि मतलब 10 दिन से बाढ़ दिखा रही हो, कहाँ आई है, कौन सी मजनू का टीला, ISBT, वो मॉनेस्ट्री, और तो वो मैं ये कह रही हूँ कि जो कभी यमुना में हम लोग जा रहे हैं तो लाइव पे बैठे हुए हैं और पीछे से कोई बोल रहा है अरे भागिए भागिए, हम लाइव दे रहे थे और पीछे से एंकर बोलता है भागिए भागिए, तो हमें समझ नहीं आया क्यों भागे भाई, लाइव दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो पता चला पीछे से सांप चला आ रहा है और मतलब हमारे पीछे ही बिल्कुल सांप आ रहा था, हम पीछे मुड़े तो देखा सांप आ रहा है पीछे, तो हम पूरा माइक लेके पूरा एक्शन हीरोइन की तरह जो है चैनल पे चल रहा है ब्रेकिंग और सांप। तो इट्स अ वेरी बेसिकली आप सोचिए कि उन लोगों के लिए जो तटों पे रहते हैं उनके लिए फिर ये इशू कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और फिर दिल्ली से कनेक्ट है, चाहे वो रेलवे हो चाहे यमुना हो, बिहार में भी बहुत सी मैसेज चीजें जाता है। प्रभावित होती हैं जब इस तरीके की सिचुएशन आती है और स्वाभाविक तौर पर हम सबका काम है जो भी समस्या है उसको दिखाना, समाधान ढूंढने का काम जो है वो सरकारों का है, प्रशासन का है, जो मुझे लगता है कि इतने सालों में स्थिति जब भी ऐसी आती है तो जस की तस रहती है, चाहे सरकार शीला जी की हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की हो या रेखा गुप्ता हो। अब एक किस्सा होता, मौसमी मैम ने कहा कि 2010-12 में जब बाढ़ आई तो शीला दीक्षित ढूंढ रही थी कि ये मौसमी कहाँ है, तो 17 साल बाद अब रेखा गुप्ता मुझे ढूंढ रही हैं। अच्छा। और उनके एक अधिकारी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल बोर्ड के नवीन चौधरी, वो 3 दिन तक सड़कों पे अपने कपड़े जूते लेकर के गाड़ियों में घूम रहे, तुम्हारा गोल्ड माइक कहाँ है, ये गोल्ड बाइक, हाँ सोने वाला, हाँ कि भैया उसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसकी गर्दन पकड़नी है। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा 3 दिन से सोया नहीं हूँ, गाड़ी के अंदर पूरी सरकार ने दौड़ा रखा है, पानी आ रहा, दिल्ली सचिवालय की चौखट तक पानी आप चला रहे हो, हाँ। पानी कहाँ है। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पानी कहाँ है। अरे नहीं वो नाले का पानी है। अरे मैंने कहा बैक मार रहा है ना यमुना बैक का मार रहा है, और पानी। क्या? देखिए क्योंकि कुछ लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ा होता है और वो उस पर्दे को हटाना नहीं चाहते हैं और वो उसी नजरिए से देखना चाहते हैं जो नजरिया वो देखना चाहते हैं। इसमें जो हम दिखाना चाहते हैं वो उनको दिखता नहीं है। नहीं। शायद यही कारण है कि इतने सालों बाद भी हर चीज वैसी ही है जिनको लेकर राजनीति होती रही है। कभी बीजेपी आम आदमी के खिलाफ करती है, कभी आम आदमी शीला दीक्षित के खिलाफ करती है और बीजेपी स्वाभाविक तौर पर इसी तरीके की राजनीतियों में फंसे हुए ये लोग हैं। अमित कुछ बताना चाहते समस्या हैं? का समाधान चाहिए। अमित कुछ सुशांत वो- जो कह रहा था उसमें एक एडिशन ये है कि ये समस्या आखिर इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे किसी ने बताया अभी इसी बाढ़ के बाद जिस दिन मंत्री प्रवेश वर्मा ने इनको लाइव पे कहा था कि भाई बाढ़ कहाँ है, दिल्ली के अंदर बाढ़ कहाँ घुस गई है, लाइव में कहा था। मैं बेला रोड पे जो हाँ, बेला सिविल लाइन बेला पर रोड हम भी करते थे, बेला रोड आप भी करते हैं, बताइए। एक्चुअली वो डूब क्षेत्र ये है। तो वो पॉइंट्स है ना जहां पे आएगा आपको ही। बारिश होगी तो आपको पानी नजर आएगा। नजर आएगा। कश्मीरी गेट का वो एरिया, वो सिविल लाइन और सिविल लाइन का, तो और हाँ, ये साथ बात में निगम बोध घाट, यमुना बाजार, यहाँ निगम पे बोध घाट है। एनडीआरएफ वहाँ- की बोट चल रही थी। हिमांशु एक शख्स है, मैं बताती हूँ, मिंटो रोड, एक शख्स है पुराना जो- किला, नहीं, ये मिंटो- तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आपको बारिश के साथ साथ पानी नजर आएगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कम से कम उन पॉइंट्स को तो पॉइंट आउट कर लें कि लेकिन इस भाई बार- यहाँ इस बार कम से कम मिंटो ठीक ब्रिज- है। मिंटो ब्रिज नहीं डूबा इस बार। उसी पे मैं ऐड करना चाह रहा था कि हुआ क्या कि एक अधिकारी साहब ने किसी पत्रकार को बोला जो सचिवालय में फ्रिक्वेंट है, दिल्ली सचिवालय में, कह रहे आप हम लोग का प्रॉब्लम समझिए, पिछली सरकार में हम लोगों को काम नहीं करने का प्रेशर था, इस बार काम करने का प्रेशर है, तो 10 साल नहीं किए हैं तो काम करने की आदत छूट गई। आदत छूट गई। तो इस चक्कर में जो है वो जूता उता लेके तुमको ढूंढ रहे थे और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं। मिंटो रोड अगर सॉल्व हो सकता है, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी एक तरह से एक समय अंडरस्टैंडिंग दे दी गई थी कि नहीं जी ये तो पेरिनियल प्रॉब्लम है, बारिश होगी तो होगा ही, ऊपर का फ्लाईओवर, ऊपर का रेलवे का नेटवर्क चेंज करना होगा, नीचे सड़कें बंद करनी होंगी। लेकिन जब डंडा हुआ तो मिंटो रोड सॉल्व हुआ। सिमिलरली मंत्रियों को अभी ब्रीफ दे दिया गया कि नहीं ये बैकवाटर पानी नाले का है, नाले का पानी दिल्ली में कैसे घुस रहा है, आपका पूरा जो सीवेज सिस्टम है दिल्ली का वो साफ नहीं, वो ओवरहॉल ही नहीं हुआ है। ओवरऑल हमारे पास सिस्टम नहीं उसकी है। जिम्मेदारी किसकी है? प्रवेश वर्मा नहीं, अधिकारियों की है ज्यादा। एमसीडी की। नहीं सर, दिल्ली के अंदर 2 तरीके के ड्रेनेज सिस्टम है।
एक 6 फीट के आसपास के जो नाले हैं वो एमसीडी के अंडर में आएंगे, 6 फीट से अबव जितने नाले हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंडर में आएंगे। जो आईटीओ, मिंटो ब्रिज, इन तमाम लुटेन जोन के आसपास जितने भी हैं, नजफगढ़ ड्रेन, ये सब पीडब्ल्यूडी के आसपास आते हैं। जो गलियों के अंदर छोटे छोटे नाले हैं जो बड़े नालों में गिरते हैं वो एमसीडी के अंदर आते हैं। अब एमसीडी में भी सरकार इनकी है तो दबाव इनके ऊपर भी है कि एमसीडी के नाले 2007 से 2007 से और केंद्र वाले भी नाले इन्हीं के हैं। पिछली बार फिसल गई थी सरकार, वो तो बन गई। बन अच्छा गई। ये बताओ, ये जो रेड फोर्ट के पास जो सड़क है उसका उसमें भी नाले का पानी आता है? वो तो यमुना है। यमुना का मतलब कि हाँ वही बात वही है। मतलब वो जो पूरा भर गया था पिछले साल, तो हम 2023 पूरा में, अंदर 2023 में। तो हम लोग पूरा अंदर चले गए थे, तो वो वो भी यमुना का नाला पानी, गंदा पानी था। वो नहीं, बहुत गंदा पानी नहीं था, वो साफ पानी था यमुना का। एक्चुअली यमुना तो उसी हिस्से के वो अंदर बह रही बहती थी ना, पूरा बहती थी उस वक्त। वो यमुना बहती थी तो पानी बंद होना शुरू हो गया, पानी नहीं आया। यमुना का हिस्सा जो है वो निगम बोध घाट, जहां पर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, सरकार का ये कहना था कि यार ये तुम दिखा रहे हो कि यमुना बाढ़ आ गई। दरअसल यमुना पर इंक्रोचमेंट हो गई। मजनू का टीला और यमुना बाजार, गड़ी मांडू, उस्मानपुर, ये यमुना के बेल्ट पर लोगों ने घर बसा लिए और वहां पर जब लोग रहेंगे तो पानी आएगा ही आएगा। सुशांत, क्योंकि छठ है और छठ क्योंकि बिहार का एक महापर्व है, हम लोग सब जानते भी हैं, इस पे बात भी कर रहे थे। वही राजनीति अब बिहार में भी है, छठ की राजनीति करी बीजेपी ने, और रेखा गुप्ता ये दूसरा इस बार का उनका दौरा है। तो क्या आपको लगता है मौसमी, छठ यहाँ से जो तैयारियां हैं वो वहाँ तक के लिए, ये जैसा जितेंद्र बता रहे थे कि ये तैयारियां जो हैं चुनाव की तैयारियों के तौर पे आप इसको ज़्यादा देख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं किसी नेता से बात कर रही थी तो हिमांशु, मैंने कहा कि अब बिहार दोबारा कब आया जाए। अच्छा, हम बात भी अब गा गा के करने लगे हैं। तो मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि भाई तुम तो बिल्कुल ही मतलब 3-4 कुछ गा के ही सुना दो आप। तो हमें जो बिहारी आती नहीं है, पर मैं जो ना, हाँ क्या हो रहा है, तो कह रहे तुम बिल्कुल गा गा के बात करने लगी हो, बिल्कुल बिहार का प्रभाव है। खैर, जहाँ कहते हैं ना, इन तो बिहार जाती रहती हो ना। हाँ, इन रोम डू एज द रोमन्स डू, इन बिहार डू एज द बिहारीज डू। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। और इससे पहले कि अंकित मुझे रोके वहाँ के खाने के बारे में जिक्र करने के बारे में, उससे पहले हम अपनी दुकान आगे बढ़ा के आपको बताते हैं कि एक नेता कह रहे थे, हमने कहा सर अभी तो छठ चल रहा है आप लोग का, तो कुछ कैंपेन वैम्पेन तो ऐसा होगा नहीं कि अभी आए। कहते हैं अरे मैडम जी, हम लोग पूरे घाट पे ही रहते हैं और हम लोग का प्रचार वहाँ पे ही चलता रहता है, तो मतलब आप चिंता मत करिए, छठ का मौका है तो हम भीड़ लोग जुटानी नहीं पड़ती, भीड़ ऑलरेडी सब है, तो हम लोग खूब प्रचार करेंगे वहाँ पे तटों पर और चर्चा करेंगे। और दिक्कत होती है हमारे जैसे जो बिहार में हमारे रिपोर्टर्स हैं, शशि भूषण, उनसे पूछ रहे थे तो बोल रहे थे कि भाई हम लोग को सारा चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, पूजा भी मैनेज करनी पड़ेगी और प्रचार भी मैनेज करना पड़ेगा। नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल, क्योंकि छठ के बिना बिहार की कहानी अधूरी रह सकती है। अमित, क्योंकि छठ और राजनीति, क्या हो गया ऐसा कि मुकेश साहनी अंत तक अड़े रहे कि उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, ये क्यों? अब सीटों की उनकी जो अभिलाषा थी, आकांक्षा थी, वो बहुत ज़्यादा थी, वहाँ तक आंकड़ा पहुँचा नहीं, तो आप सेकंड बार्गेन करते हैं कि भैया डिप्टी सीएम तो हमको चाहिए। वहाँ जब कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, उनको 20 के नीचे तक लेके आए। आज की तारीख में मेरी जो बात हुई इंटरनली, आज का नंबर ये है कि अब टेक्निकली मुकेश सहनी 14 ही सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक जगह पर्चा कैंसिल हो गया उनके कैंडिडेट का, तो वो हुआ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये तय हुआ फॉर्मूला महागठबंधन में कि डिप्टी सीएम्स तो होंगे लेकिन नाम डिक्लेयर नहीं करना है, अलग अलग समुदाय के डिप्टी सीएम समय समय पे करेंगे। अभी मुकेश साहनी हो गए, फिर एक दलित, फिर एक मुस्लिम, इस तरीके का कुछ होने वाला है? नहीं, शुरू में ही ये था कि अलग अलग जाति समीकरण को देखते हुए डिप्टीज अपॉइंट किए जाएं, ताकि लार्जर रिप्रेजेंटेशन सरकार में होगा, इस बात को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट हो। लेकिन मुकेश सहनी शुरू से अड़े हुए थे कि हमको डिप्टी तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और उस मीटिंग में भी, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस किया गया, उसके पहले ही मुकेश सहनी ने फॉर्मलाइज करवा लिया था अपना नाम डिप्टी सीएम के लिए, तो वो लास्ट मोमेंट तक भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और एक बड़े नेता ने घटक दल के मुझे बोला कि उनके बिना तो ये गठबंधन आगे बढ़ता ही नहीं ना, तो सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिए जो थे। कल तक नजर नहीं मिलाते थे, आज
गले मिल गले मिलते हुए आगे चल रहे हैं। आज दोनों एक साथ सभा कर रहे हैं, तेजस्वी और उसमें तो मुकेश सहनी। ऐसा मुझे पता चला कि आखिरी दिनों में जो पिछली बार हमने कहानी जहां छोड़ी थी रिपोर्टर्स ऑफ एयर में, कि किस तरह से मुकेश सहनी दिल्ली आए, बिना मीटिंग फिक्स हुए दिल्ली आए और वापस वहां गए, दीपांकर भट्टाचार्य ने कैसे SOS कॉल्स किए, उसके बीच की एक कहानी और मुझे पता चली है कि असल में हुआ ये कि मुकेश सहनी जब फ़ोन कर रहे थे, जिस व्यक्ति से बात हुई, उनका दावा है कि मुकेश सहनी से लेके और बाकी जो कम्युनिकेशन चैनल VIP की तरफ से RJD की तरफ जाता था, वहाँ से फ़ोन उठना बंद हो गया था। और सो मच सो कि संजय यादव भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे इस तरफ का। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ था। लेकिन कल का इमेज देखिए आप, कैसे तेजस्वी यादव लगातार पोक करके मुकेश सहनी से बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसकी एक वजह है क्या? मुझे आप कंप्लीट करिए अपनी बात तो फिर मैं तो एक तो ये वाली कहानी है, दूसरा ये भी नहीं, इसी पे मुझे कुछ कहना है। कुछ और नहीं तो ये फ्लाइट में एक नेता की तस्वीर वायरल हुई तेजस्वी यादव के साथ, अखिलेश प्रसाद सिंह साथ में गए। पूर्व बिहार के प्रदेश। ये वो वक्त था जब ये वो वक्त था जब तेजस्वी दिल्ली आ रहे थे और ये चल रहा था कि राहुल गांधी से मिलेंगे। दरअसल क्या हुआ कि जो अमित कह रहा है वो कोरॉबोरेट इसलिए होता है हिमांशु, क्योंकि मुझे पता चला कि एक मीटिंग जो KC वेणुगोपाल और कृष्णा अलावरू के साथ तेजस्वी यादव और संजय यादव इन लोगों की हुई, जिसके बाद शेर व शायरी का दौर चल गया। इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ से शेर पढ़ रहे हैं, तो ये पहले मनोज झा पढ़ रहे हैं, तो इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ से पढ़ रहे हैं शेर। तो वो दौर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक तो तेजस्वी कांग्रेस के रवैये को लेके कि पहले 55 में ठीक है, फिर अब 60 कर दो, फिर 65 कर दो, उसको लेके वो नाराज थे। लेकिन एक और बात जो मुकेश सहनी के बारे में मुझे वहाँ से सूत्रों से पता चली कि जो तेजस्वी यादव हैं वो मुकेश सहनी को लेके डाउटफुल थे। उन्होंने बोला कि ये गड़बड़ कर रहे हैं और कांग्रेस से बोला इनका क्या किया जाए, ये VIP तो मुश्किल है साथ में ले जाना। तेजस्वी ने ये दिल्ली में आके कह दिया। उस वक्त लगभग ये तय हो गया था कि VIP को डंप किया जाएगा और तेजस्वी ने बोला कि 8-10 सीटों पे हमारे डिक्लेयर कर दिया है। VIP सिंबल बांटने लगा था, तो तेजस्वी इसको लेके बहुत अपसेट थे मुकेश सहनी से कि मेरी तगड़ी सीटों पे ये बांट रहे सिंबल, इनको मैं साथ, तेजस्वी की तरफ से कांग्रेस को आया कि इनको मैं साथ नहीं ले जा सकता आगे, इनको हम नहीं रखेंगे गठबंधन में। उसके बाद डॉक्टर से मिलने आए थे मुकेश सहनी दिल्ली। वो डॉक्टर थे राहुल गांधी। जब तक मुकेश सहनी हवाई जहाज से वापस पटना पहुंचते उन्होंने डॉक्टर ही बदल लिया था। बोले कि हम डॉक्टर को साथ लेके आ गए, क्योंकि वहाँ दिल्ली के डॉक्टर से वो मिल नहीं पाए, तो वापस पटना आए तो तेजस्वी के साथ आए, तो बोल दिया कि हम डॉक्टर को साथ लेके आ गए, इलाज हो जाएगा। तो मुकेश सहनी के सामने कोई चारा नहीं था। बीजेपी में दरवाजे बंद हो गए थे। या एक और चीज हो सकती है, क्योंकि चुनाव के नतीजे जब आए और जिस तरीके की सिचुएशन 2020 में बनी थी मौसमी, कि सिर्फ 15 सीटों का अंतर था, एक तरफ ओवैसी भी थे और ऐसी सिचुएशन बनती है, तो मुकेश सहनी शिफ्ट ना कर दें इसलिए तो नहीं कहीं उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। नहीं, बिल्कुल। मुझे किसी नेता ने बोला कि वो जब उनको वो यहाँ इसीलिए है, बीजेपी ने रखा है कि यहाँ पे वो लगातार सेटलमेंट ही नहीं होने दे और वो कभी भी पलट सकते हैं। ये नेता मुझे पहले से बोल रहे थे। तो मुकेश सहनी को लेके अब ये तो बहुत बढ़िया, मतलब एक तरीके से आपने क्राउन भी पहना दिया है। उप मुख्यमंत्री तो नहीं दे पाएगी बीजेपी, इतने सारे उसके पास उप मुख्यमंत्री इन वेटिंग है। उसका तो CM ही, उनका तो CM को लेकर इनकार करते करते इसलिए इकरार हो गया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। आप लोग देखते रहिए आज तक रेडियो। स्टक्सनेट ने क्या किया कि ईरान की जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी है, जिसमें हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स लगी हैं यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए, उनको अफेक्ट किया। कहा जाता है कि स्टक्सनेट को डिलीवर करने के लिए एक USB उस नेटवर्क में प्लग इन की गई थी, जिसने ये मालवेयर फैलाया और ये सब किया। उन पर जो अटैक हुआ है उसकी वजह से 6 हफ्ते के लिए
उनके कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर पाए। 7 सबसे बड़े साइबर अटैक्स में एक अटैक एम्स पर हुआ था 2023 में। जो एंटीवायरस कंपनियां हैं वही वायरस बनाती है। ये आपका सवाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। ब्रेक में चाय की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई और जब ब्रेक खत्म हुआ उससे पहले ही चाय आ पाई। और क्योंकि मौसमी देखिए आपके सामने चाय का तीसरा गिलास जो है वो उठा रही है, इससे पहले 2 वो पी चुकी हैं। खैर, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप सबका शुक्रिया जो अभी तक लगातार आज तक रेडियो पर रिपोर्टर ऑफ ईयर को देख रहे हैं। आपका इंतज़ार थोड़ा और कम हो गया है, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने, क्योंकि मौसमी जो कह रही थी वो मुकेश साहनी की बात बता रही थी कि कैसे जो है इनकार करते करते इकरार हो गया। लेकिन उस सवाल को लेकर सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर कांग्रेस में अलग अलग आवाज़ें थीं कि बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। आरजेडी भी इस जदोजहद में थी कि कब कांग्रेस इस पर तैयार होगी। इतना समय क्यों लग गया? क्या तेजस्वी मजबूरी थे या जरूरी थे या दोनों ही थे? हिमांशु कहते हैं ना कि तेरे दर पर मजबूर होकर आए हुए हैं, तुझसे ही दाद तलब है मेरे सताए हुए। अत्याचार भी तुम ही करोगे और तुम ही वाहवाही करोगे, तभी मेरी जो मेरा मान होगा। तो एक तरीके से ये कहानी दोनों के बीच की यही पक रही है। दोनों, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि मजबूरी है और ज़रूरी भी है, दोनों चीज़ें हैं। और इस पूरी चीज़ में जो बात है कि कहाँ है राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद ने सबसे पहले यही सवाल पूछा। तो नहीं, राहुल गांधी से पहले एक चीज़ बता दीजिए कि आखिरकार कृष्णा अलवरू को जहां वो बैठे फिर उठ के किनारे क्यों कर दिया गया? क्योंकि कई बार आता है कि कांग्रेस में जो पहले सेंटर में होता है फिर वो किनारे कर दिया जाता है और किनारे से उठा के सेंटर में ले आते हैं। कहानी कुछ उसमें बता दीजिए। राहुल गांधी पे तो आप बता ही देंगे। पर्दे के सामने की बताएंगे, पर्दे के पीछे की बताएं? हम दोनों तो चलिए, सामने की सबने देख ली, पर्दे के पीछे की बताइए आप। देखिए, रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम लोग वो चीज़ें बताते हैं जो किसी को नहीं पता होती हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सिर्फ रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाएं। असलियत ये है कि कृष्णा अलावरू जो है वो संगठन के आदमी है और यूथ कांग्रेस का अभी ड्यूअल चार्ज लिए हुए थे, अभी वो उससे उनको फ्री किया गया है, मुक्ति मिली है। इसका इंडिकेशन क्या है? ये इंडिकेट ये कर रहा है उस दिन जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है और उस दिन जिस दिन चल रहा है कि वो किनारे बैठे हुए हैं, और उस दिन जिस दिन कोई कार्यकर्ता बोल रहा है कि टिकट चोरी हो गया, ये हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़, टिकट चोर गद्दी छोड़, बिहार छोड़। तो ये इस तरह से ये इंडिकेशन सीधे राहुल गांधी से आया है कि कृष्णा अलावरू इज़ हियर टू स्टे इन बिहार। वो इंचार्ज रहेंगे। जो सब घटा है, राहुल गांधी लगातार केसी वेणुगोपाल और बिहार के लीडरशिप के साथ फ़ोन पर थे। मैसेजेस, व्हाट्सएप, हर एक सीट पर राहुल गांधी अपडेट ले रहे थे। खुद वो डायरेक्ट नहीं दिखना चाहते थे तेजस्वी यादव से नेगोशिएट करते हुए, और वो चाह रहे थे कि कांग्रेस जो है एक हार्ड बार्गेन करे। राहुल गांधी ने नेताओं को बोला था बार्गेन हार्ड विद द आरजेडी, और वो ऑप्टिक्स आपको नहीं दिखी जब राहुल गांधी और तेजस्वी और खरगे मिले दिल्ली में। उसके पीछे की भी कहानी ये थी कि राहुल गांधी पिक्चर में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन दिल्ली से वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे। और कृष्णा अलावरू जो है उनके बारे में कहा जाता है, कैसा देख रहे थे कि रिश्ता बनते बनते जो है वो तो खत्म के कगार पे आ गया। नहीं, उसमें उसके पीछे की कहानी ये है हिमांशु कि कांग्रेस देख रही है कि अगले विधानसभा चुनाव में हमारा स्टेक जो है वो बढ़ जाए, हम एक प्राइम प्लेयर के तौर पे बिहार में उभरे। और पिछली बार उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, ये कांग्रेस का प्लान है, वो रणनीति है, वो नहीं चाहते थे 2020 में उनके साथ हो। हालांकि 10 सीटें ऐसी हैं, इस पूरा रायता जो बिखर गया उसमें सब गरिया भी रहे हैं बिहार के नेतृत्व को, कांग्रेस नेतृत्व को, कि 10 सीटें कांग्रेस नेता ही गरिया रहे हैं। 10 सीटें ऐसी हैं
जिसमें आमने सामने हैं, जिसकी वजह से पूरा एक बड़े नेता ने मतलब बोला कि पूरा मोराल हम लोग का, कांग्रेस नेता ने, कि हम लोग का पूरा मोराल डाउन हो गया, मौसमी सब कुछ खत्म हो गया। मतलब एक अच्छी बात बनते बनते बिगड़ गई, और बनी भी है तो अब गांठ पड़ गई है। और उन्होंने बोला एक शख्स की वजह से। कौन है वो? कि हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। राहुल है या राहुल के अब सिपा सलार है? वो राहुल गांधी 2029 की भी लड़ाई को देख रहे हैं, ठीक है। बिहार के जरिए, अगर यूपी नहीं तो बिहार के जरिए क्या रास्ता 2029 का प्रशस्त हो सकता है, ये गेम प्लान पे केसी वेणुगोपाल को और अशोक गहलोत को खास तौर से भेजा गया। अशोक गहलोत ने 3 मीटिंग की है लालू प्रसाद यादव और पूरे परिवार के साथ, 3 बारी मीटिंग करी है, मध्यस्थता की है कि आखिर बात बन जाए। जादूगर की जादूगरी चल गई, काला जादू कर देते हैं। हाँ, जादूगर साहब जो हैं बहुत मतलब कि बातों के तो धनी है ही हैं, पर उन्होंने जो एक कॉर्पोरेट कल्चर कांग्रेस दिखा रही थी कि हम झुकेंगे नहीं, उसमें उन्होंने थोड़ा सा रिश्तों में थोड़ी मिठास वापस लाए। देखिए उनका अंदाज अलग ही है, तो वो लालू जी से उनके अच्छे इक्वेशंस हैं, तो उनको एक तरीके से मैसेंजर के तौर पर, दूत के तौर पे राहुल गांधी ने लास्ट मोमेंट पे यूज़ किया। उससे पहले ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की जो रणनीति है वो राहुल गांधी की थी। व्हाट्सएप पे वो नेताओं से सारे उससे बात कर रहे थे, और तेजस्वी को जानबूझ के खींचा गया अनाउंसमेंट को लेके। कांग्रेस बहुत खुश नहीं है कि उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि उनको पता है जंगल राज से लेके नॉन यादव कंसोलिडेशन से लेके ये सब होगा। वो नहीं चाह रहे थे, वो कह रहे थे न्यूट्रल होके चलें, लेकिन तेजस्वी इस पे अड़े हुए थे। और कोई नेता कह रहा है कि ताकत के आगे तेजस्वी ने आखिरकार कांग्रेस को ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा झुका दिया। हाँ, नहीं मतलब कोई वोट बैंक है उनका एक उनके पास। पता नहीं, कोई कह रहा था कि तेजस्वी इस बात को लेके, कांग्रेस कह रही थी कि ऑब्सेस्ड है, उनको ये चिंता नहीं कि मैं सीएम हूं बनूंगा कि नहीं, उनको ये चिंता है, ये कांग्रेस नेता का बायस्ड भी हो सकता है, कि मैं सीएम फेस बनूंगा कि नहीं, मुझे सीएम फेस बनना है। उसको लेके तेजस्वी बहुत अड़े हुए थे। एक नेता ने बोला कि बड़ी इमेच्योरिटी दिखाई, कभी कभी कुछ वो छोड़ देते, कुछ हम छोड़ देते। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी इसमें कहीं बहुत देर कर दी, और रायता उसकी वजह से भी, कांग्रेस की वजह से। राहुल गांधी कहाँ है? क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो है ये सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रही हैं कि व्हाट्सएप पे फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक तो ले रहे हैं, लेकिन लोग ग्राउंड पे ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव कैंपेन कर रहे हैं, मुकेश साहनी कैंपेन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं, जेपी नड्डा कैंपेन कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कैंपेन कर रहे हैं, सब, चिराग पासवान कैंपेन कर रहे हैं। सब कैंपेन में राहुल गांधी कहीं मिस है। ये सवाल मेरा नहीं, रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा है। नहीं, हमें तो जो जानकारी मिली है कि सभी, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड तो प्रियंका गांधी की हमेशा होती ही है एज ए कैंपेनर, पर राहुल गांधी समर में उतरेंगे छठ के बाद। मतलब और ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो बड़े नेता हैं उनको लगाया जाएगा पूरे प्रचार में, और जानबूझ के मुझे लगता है राहुल गांधी इस पूरे ये जो मेस हुआ है इससे थोड़ा सा दूर रहे, कि उनको लगता है कि आप लोग हम ही को हाईलाइट करते हैं, आप उधर नहीं देख रहे हैं कि जेडीयू और चिराग पासवान में सर फुटअव्वल मचा हुआ है। आप ही बताइए। नहीं, देखिए दो चीजें, कई ऐसी सीटें थी जिसको लेकर ना सिर्फ चिराग पासवान जेडीयू की सीटों पे क्लेम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की भी सीटों पर जो है उनका क्लेम था, और उन्होंने वो 2 सीटें ले भी ली। अगर आप देखें तो चंपारण की एक सीट है जहां से उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो लड़ रहे हैं। गोविंदगंज है क्या? गोविंदगंज है। दूसरी बक्सर की है वो सीट जहां से संतोष रंजन चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी सीट नहीं हुई। और बाद में संतोष रंजन ने जिस तरीके से ट्वीट किया, अब वो ट्वीट ये है कि तेल लेने गया सर्वे, तेल लेने गया, तो एलजेपी ने बार्गेन बहुत अच्छा किया, इसमें नो डाउट। नहीं अमांशु, मैं आपसे पर्दे के पीछे की कहानी से पूछ रही हूँ कि क्या देखिए एलजेपी को वोट करेगा जेडीयू का वोटर? क्या जेडीयू का कार्यकर्ता एलजेपी के लिए प्रचार करेगा? हमने सुना है कि भीतरघात जबरदस्त होने वाला है। भीतरघात हो सकता है, लेकिन ये जो कमांड है ना मौसमी, ये भारतीय जनता पार्टी ने संभाली। देखिए चिराग पासवान से बातचीत के लिए किसको लगाया? नित्यानंद राय, क्योंकि प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य, CR पाटिल,
वो पीछे रहे। एक राउंड मुलाकात की चिराग पासवान से, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो नित्यानंद राय कौन है? उनके पासवान के परिवार से बहुत मधुर संबंध है, क्योंकि नित्यानंद राय को लगाएगा। और फिर उसके बाद जिस तरीके से 4-5 राउंड की मुलाकात हुई उनकी माता जी से, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जरूर चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चीजों को होल्ड कर रही है। कौन कहां जाएगा नहीं जाएगा ये डिसाइड भारतीय जनता पार्टी कर रही है अलायंस के साथ। आज अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ जो है सभा करने के बाद पटना आएंगे और वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए जो है वो कैंपेन करने वाले हैं। तो ये एक सभी की ज्वाइंट स्ट्रैटेजी के तहत हर पार्टी का नेता हर पार्टी के उम्मीदवार के लिए कैंपेन करने जाएगा। पीयूष क्योंकि पटना में ग्राउंड पे हैं, प्रधानमंत्री की सभा चल रही है वहां है, तो पीयूष से भी पूछ लेते हैं क्या हाल है, क्योंकि कल उन्होंने तेजस्वी यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर किया, और आज वो प्रधानमंत्री की जो सभा है नीतीश कुमार के साथ उस सभा पर है। पीयूष से जानते हैं क्या उनका ग्राउंड पे किस तरीके से चीजें हैं। पीयूष को कह देते हैं खुश तो बहुत हो गए, खूब छप रहे हो भैया वहां पे। हिमांशु जी, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं नोएडा में। मैं इस वक्त बिहार में हूं और बिहार आए हुए मुझे 10-12 दिन हो गए हैं, और इस वक्त मैं समस्तीपुर से प्रधानमंत्री की एक रैली कवर करके आ रहा हूं। और जहां मैं बैठा हूं ना, ये रियल फीलिंग है बिहार की। आप सोचिए कि पीछे मेरे जो है चारा काटने वाली मशीन जो है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ के जो निवासी हैं वो चारा काट रहे हैं, और चारों तरफ गाय भैंसे बंधी हुई हैं। ये रियल फीलिंग है गाँव की। और एक और बहुत अलग तरह की फीलिंग जो है वो एक पर्सनल लेवल पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं खुद बिहारी हूँ, और बिहारी होने के नाते छठ एक बहुत बड़ा पर्व होता है, महापर्व होता है बिहार के अंदर। और कुछ दिनों में एक छठ पूजा होने वाली है। छठ पूजा हालांकि शुरू हो गई है, पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। आप बिहार के किसी भी कोने से जाएंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे, मार्केट में आपको जो है फल फूल सब्जियों की बड़ी बड़ी दुकानें दिखाई देंगी, महिलाएं मार्केटिंग करती हुई नजर आएंगी। उसके साथ एक और जो बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है, इनफैक्ट महसूस करने को मिल रही है, वो है छठ गीत का जो ट्यून है और जो छठ गीत है। आप जहां जाएंगे वहां पर छठ का गीत बज रहा है, और वो एक अलग तरह का सुकून देता है। बीइंग अ बिहारी, वो फीलिंग मैं और एक जो रियल बिहारी है वही इस चीज को समझ सकता है। तो वो फील भी मैं इस वक्त कर पा रहा हूँ। आज समस्तीपुर में हम थे। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली थी, और इस रैली की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि आज प्रधानमंत्री जब स्टेज पर आए तो उन्होंने चिराग पासवान का हाथ पकड़ा और वहीं नीतीश कुमार का भी हाथ पकड़ा, और दोनों का हाथ पकड़ के ऐसे दिखाया कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। एक मैसेज प्रधानमंत्री ने आज समस्तीपुर से दिया कि महागठबंधन में बेशक पोस्टर्स पर फोटो की लड़ाई हो, लेकिन एनडीए में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पोस्टर था प्रधानमंत्री का, उस पर सभी नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की भी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। तो ये दिखाता है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है पूरी तरह से एनडीए की तरफ से कि एकजुट होकर एक साथ लड़ रहे हैं, और चुनाव होगा तो उसमें एक साथ दिखेंगे और सरकार भी बनाएंगे। तो ये तो एनडीए की स्ट्रैटेजी है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की स्ट्रैटेजी की मैं आपको बात बताऊं। आप ये सोचिए कि कल की बात है, आज रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्तीपुर में हो रही है। कल जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की हुई, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई पटना के मौर्य होटल में। और मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की सूचना हमको कैसे मिलती है? हमको हमारी एक सूत्र का, हमारे एक जानकार का फोन आता है। वो ये बताते हैं कि अरे भैया यहाँ तो अजबे गजबे हो गया। हमने कहा क्या अजबे गजबे हो गया? उन्होंने बताया कि महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है यहाँ पर, और महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने से पहले यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लग चुका है जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और उस पोस्टर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की तस्वीर है, और वो है तेजस्वी यादव की। अब हमने कहा कि तेजस्वी यादव की तस्वीर कैसे हो सकती है? तो महागठबंधन है, इसमें राहुल गांधी, मुकेश सहनी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, इन सबकी भी तस्वीर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, यहाँ पर अगर तस्वीर किसी की है तो फिर तेजस्वी यादव की। ये सुनते ही हमको लगा कि ये तो बहुत बड़ा न्यूज एलिमेंट है। तो फिर हिमांशु जी, हमने डिसाइड किया कि अब हमको जो है फटाफट से मौर्य होटल पहुंचना है। हम फटाफट से 15 से 20 मिनट में मौर्य होटल पहुंच गए, और वहां जाकर हमने देखा कि वाकई एक बहुत बड़ा सा पोस्टर वहां पर था प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले, और वहां पर युवा तेजस्वी की तस्वीर लगी हुई थी सिर्फ। हालांकि सिंबल की तस्वीर थी कांग्रेस की, लेफ्ट की, मुकेश सहनी की पार्टी की, और अलग अलग जो दल है महागठबंधन की, उन सबकी थी। लेकिन एक तस्वीर जो सिर्फ और सिर्फ जो अट्रैक्शन जो बनी हुई थी वहां पर, वो थी सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर।
11:30 का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का टाइम था। हम लोग जो है 10 बजे के आसपास वहां पर पहुंच गए थे। 11:30 बजे सभी नेताओं का आना था और धीरे धीरे करके 11:30 से पहले नेता आना शुरू हो गए। सबसे पहले आते हैं दीपांकर भट्टाचार्य जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआई एमएल के। हमने उनसे बात की, हमने कहा कि अरे ये तो कैसी बात है, आपको खुद नहीं बुरा लग रहा कि आप महागठबंधन का हिस्सा है और आपके किसी नेता की तस्वीर यहाँ पर नहीं है, तेजस्वी यादव की सिर्फ तस्वीर यहाँ पर है। तो आंसर देने से पहले सकपकाए जरूर, चेहरे पर भाव अलग था, लेकिन महागठबंधन का नियम है, गठबंधन का धर्म है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप ही लोग चाहते थे कि एक नेता हो महागठबंधन का और चेहरा हो, तो 5-5 तो हो नहीं सकते, तो एक तेजस्वी यादव जो है वो हो गए। उसके बाद धीरे धीरे सभी अलग अलग दल के नेता आते रहे। एक कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर है, वो मेरे पास आके बोलते हैं कि भैया मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ और बिहार से हूँ, आपको पहचानता हूँ, आपका रिपोर्टर सॉफ्टवेयर पे देखता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपका रिपोर्टर सॉफ्टवेयर पे देखता हूँ, तो कुछ हो तो आप मेरे से बात कीजिएगा। मैंने उनसे अलग से जाके पूछा कि यार एक बात बताइए कि आप यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं और आपके नेता की तस्वीरें यहाँ पर नहीं है। तो उनका सीधा जवाब था क्या करें भैया, तो क्या करें भैया वाली स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की हो गई है, क्योंकि अशोक गहलोत को न सिर्फ तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना पड़ा, बल्कि मुकेश सहनी को भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ा। और कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, तो फिलहाल किसी एक मंत्री पद लेने के अलावा कोई ऑप्शन इस वक्त नजर आता हुआ नहीं समझ आता है कि कोई उनकी तरफ से कोई बड़ी पद पर जो है सरकार में जाएगा। तो ये जो है दो कंट्रास्ट हमने महसूस किए। एक तरफ जहां महागठबंधन का एक ही चेहरा, वहीं एनडीए के सभी चेहरों को तवज्जो दी जाती है और सबके बारे में बातचीत की जाती है। आज नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात और कह दी, प्रधानमंत्री जी ने, कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सभी कयासों को भी खत्म करता है जो बाजारों में अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक तस्वीर जिसकी बहुत चर्चा आगे भी होने वाली है, वो एक तो जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़ा चिराग पासवान का अपने उल्टे हाथ में, वही अपने बाएं हाथ में, दाएं हाथ में हाथ पकड़ा उन्होंने नीतीश कुमार को, और दोनों का हाथ पकड़ के ऊपर की और मैसेज दिया कि गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, एक साथ है और सभी एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। एक और तस्वीर की मैं बात यहाँ पर जिक्र कर दूं हिमांशु जी, जब नीतीश कुमार आज स्टेज पर पहुंचे तो एक बड़ी रोमांचक तस्वीर वहां पर देखने को मिली कि चिराग पासवान उनके पास गए और चिराग पासवान ने उनका पैर छूकर नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। तो एक तरफ जहां 2020 में चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े थे, उनके साथ खड़े हुए नजर आए, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। जी, तो क्योंकि जो पीयूष ने कहा है उसमें कुछ और चीजें जोड़ लेते हैं। मौसमी और अमिताभ दोनों से मेरा एक सवाल है कि प्रशांत किशोर फैक्टर क्या कमजोर पड़ गया है? क्योंकि जब उन्होंने चुनाव ना लड़ने की स्ट्रेटेजी के तहत काम किया, अब प्रशांत किशोर कहाँ नजर आ रहे हैं? हिमांशु, ये इसने जो है ना पूरा सोशल मीडिया का एनालिसिस किया है और ये पिछली बार भी पीके पे बोल रहा था ना गेम चेंजर, हाँ। वो हम दोनों ही बोल रहे थे शायद। तो अब आप बताइए कहाँ खड़े हैं प्रशांत किशोर? मन मुस्काए है, कुछ अंदर है अंदर नहीं, पीके अभी मुझे लगता है उनकी पार्टी का जो पहले भी चर्चा हो रही थी कि जब एक बार टिकट बढ़ जाएगा उसके बाद किस तरह से नैरेटिव बिल्ड होता है। तो पीके के लिए क्योंकि स्ट्रेंथ थी सोशल मीडिया, उसी स्ट्रेंथ में बहुत जनसुराज को नुकसान भी इस वक्त हुआ है। जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स जो उम्मीद लगाए बैठे थे पॉलिटिकल स्टार्टअप में कि इस बार हमको हाई पोजीशन मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, नए नए नेता पैदा हो रहे थे। अब बिहार में ये भी देखिए ना, ऊपर के लेवल पे लीडरशिप चेंज ही नहीं हो रही है। सारे इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे बुजुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा है फ्रंटल लीडरशिप में, और यंग लोग दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं नेतागिरी में भी। तो उनको लगा इस स्टार्टअप में हम आके अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करेंगे। फिर उसके बाद क्या विजुअल आ रहा है, झंडा जलाने का विजुअल आ रहा है, कार्ड जलाने का विजुअल आ रहा है, हम कितना मेंबरशिप करवाए, हमको टिकट नहीं दिया गया, नामांकन वापस। तो ये सब हो रहा है और कैंडिडेट्स का कहीं और जाने का भी तस्वीर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए आखिरी मोमेंट में। तो ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी पीके को मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चुनाव वो अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं, जो कर चुके हैं।
अब यहाँ से पहला चुनाव अभी कहते हैं ना, बाकी है, नतीजों के बाद पता नहीं। चलेगा कि अरे मुझे पर पूरी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट हुआ अरे है, हम नहीं हुआ। इतनी बताओ, जनरली नहीं लड़ेगा तो कैसे काडर जो है मोटिवेट होगा? जनरली नहीं लड़ रहा है। बिहार में कौन सा नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, कौन सा सम्राट चौधरी इसके पहले चुनाव लड़ रहे थे, अब कौन सा नीतीश अशोक कुमार से चौधरी कौन सा चुनाव लड़ पीके रहे से थे? कंपेयर हो जाएगा यार? तो नहीं, ये तो देखिए, सवाल देखिए। है ही ना ये। नहीं, एक सेकंड बताइए, बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार को कैसे नहीं, compare देखिए, कर सकते नीतीश हैं? कुमार ने भी जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं वो एमएलसी यानी विधान परिषद से चुनकर आए हैं। कभी उन्होंने विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा। अरे वो पहली बार लड़ रहे हैं, पहली बार पार्टी बनाए हैं, ऐसे कैसे चली? नहीं, देखिए, फुलौरी बिन चटनी कैसे बनी? नहीं, तो बिहार में तो ट्रेडिशन रहा है एमएलसी बताइए। के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने का। हाँ, आप चटनी भी ये- बनाना है, फुलौरी भी नहीं लगाना ये है। भी तो तो आप क्या सुशील मोदी का भी जिक्र कर रहे हैं? डिप्टी सीएम का तो लिस्ट नहीं लंबा है लड़े वहाँ क्यों पे। नहीं, ये बताइए। उनको लग रहा होगा भाई इस बार चुनाव अगर आप लड़ के हार जाते हैं तो आपका एंट्री के साथ ही जो डक लग जाएगा, क्या मतलब है खैर, चुनाव एक लड़ने चीज का? मौसमी हम लोग उस ने पे- पिछली बार हिमांशु नहीं, ये मौसमी हाँ। मौसमी एक चीज जरूर है, क्योंकि उनके यहाँ जर्नल एक ही है, वहां ना कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, ना कोई ब्रिगेडियर है, ना कोई कर्नल है, तो बाकी तो पैदल सेना है। और पैदल सेना के लिए अगर वो ही चुनाव लड़ जाएं, और वो भी वो जिस सीट से लड़ना चाह रहे थे, शायद वो राघोपुर थी, और वो तेजस्वी के खिलाफ, अगर वहां से लड़ते तो ज्यादा समय वहां देना पड़ता। बाकी जगहों पे वो उस तरीके का चुनाव प्रचार नहीं कर पाते। तो शायद मुझे लगता है उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत ये भी सोचा हो कि क्योंकि उनके यहाँ उस तरीके के प्रचार के लिए लोग नहीं है, एक दो लोग हैं, शायद एक उदय सिंह है जिन्हें पप्पू सिंह कहते हैं, पूर्व में जेडीयू से सांसद रहे, और एक मनीष, पूर्व जदयू के वरिष्ठ नेता भी वही हैं। हाँ, नीतीश कुमार ने जिनको चार्ज आरसीपी दिया था। सिंह और आरके सिंह खुले तौर पर प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए। तो कहीं ना कहीं उनके पास जो स्टार कैंपेनर की लिस्ट है वो नहीं है। अरे हिमांशु, एक और बात टेम्पलेट बताइए, भी चेंज हो रहा है इसमें ना। असाइनमेंट से जब आपको फोन आता है कि ऐसा है ना कि आप ऐसा वॉक थ्रू कर दीजिए कि यमुना का तट भी दिखे और पुल भी दिखे, और तो जब आप डायरेक्शन उससे लेते हैं जिसने कभी, मतलब कोई एक होता है जिसने कभी रिपोर्टिंग ही नहीं की हो, कभी ग्राउंड पे गया नहीं हो, तो उससे आप ज़्यादा सीरियस डायरेक्शन लेते हैं, या आप खुद कहते हैं यार हमको पता है ना यहाँ क्या चल रहा है, जो हमने दिया वो बेस्ट है, ये नहीं पॉसिबल है कि हम तुमको दे दें कि इस तरह का वॉक थ्रू दें। तो आप उससे ऑर्डर लेते हैं जो खुद अगर मंझा हुआ है और लड़ा, चुनाव लड़ा है तो समझ में आता है। आप वहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, जोड़ घटा है तुम्हारे सर्वे में ये है, खुद नहीं लड़ रहे, तो फिर किसका ऑर्डर ज्यादा माना जाएगा भाई? ऑर्डर तो ज्यादा सीईओ का ही माना जाएगा। प्रशांत किशोर सीईओ हैं जनसुराज के। पैसा, संसाधन कहाँ से आ रहे हैं, तो वो भी एक है। हाँ, चुनाव के नतीजों में अगर कोई जीतता है तो उसके बाद ऑर्डर किसका माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहरहाल जिस तरीके के हालात अमित जिस पार्टी को कवर करते हैं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, तो इस बार आपको लग रहा होगा कि वो, मुझे नहीं लगता कि इतने पिछले 8 महीनों के बाद वो इतनी बार दिखे जितने वो पहले दिखते थे। उतना तो एक हफ्ते में दिख जाते थे। अब तो नहीं है। तो वही सवाल वो है कि चुनाव के बाद का है। लेकिन एक चीज जरूर है, हम क्योंकि पीयूष ग्राउंड पे भी हैं और उन्होंने महादलित को लेकर एक स्टोरी की है और बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट है। 2010 का जब विधानसभा चुनाव था उससे पहले नीतीश कुमार ने दलितों के अंदर भी महादलित एक वर्ग बनाया, जिससे जो जॉब्स यानी सरकारी नौकरी, एजुकेशंस में, शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं मिलता था, उसके लिए सबको सही तरीके से मिले, इसके लिए एक महादलित वर्ग बनाया था। और 2010 में जो एनडीए को विक्ट्री मिली थी उसमें 2 बड़े फैक्टर थे, एक पसमंदा मुसलमान तो दूसरा महादलित। यानी उस वक्त जो राजनीति हुई थी उसमें रामविलास पासवान उससे थोड़े से नाराज थे, क्योंकि पासवान कम्युनिटी बड़ी कहे अग्रेसिव कम्युनिटी के तौर पे देखा जाता है, तो उन्होंने डिवीज़न किए थे कि ये महादलित में है या ये दलित हैं, उसमें करके। तो पीयूष की वो रिपोर्ट है, पीयूष से ही पूछ लेते हैं क्या है आज उस महादलित समाज को लेकर, क्या सोच है सरकार को लेकर उस महादलित समाज की। जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, और बिहार के अंदर लगातार जो है वो रणनीति बन रही है। एक तरफ जहां एनडीए अपनी रणनीति बना रहा है, वहीं महागठबंधन भी अपनी रणनीति बनाने में लगा हुआ है। लेकिन मैं पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा का मेरा समय हो गया है बिहार के अंदर, और मैं बिहार के कई अलग अलग कोनों में जा चुका हूँ। एक जगह जहां मैं गया वो थी पुनपुन। पुनपुन पटना से लगभग
40 किलोमीटर के आसपास एक जगह है, और वो एक जगह है जहां पर महादलित समुदाय काफी भारी संख्या में रहता है। और वहां पर जब हम पहुंचे तो हमने ये जानने की कोशिश की कि जो मुसहर जाति होती है या महादलित के अंदर जो दूसरी कास्ट होते हैं उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि 2007 में यह महादलित समुदाय, महादलित कैटेगरी जो है वो बनाई गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, और उस कैटेगरी के बनाने का सबसे बड़ा कारण जो है नीतीश कुमार का वो ये था कि भाई हम उन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनका अपलिफ्टमेंट करेंगे, उनको तवज्जो देंगे, उनका विकास करेंगे, जो दलित के अंदर ही आते हैं लेकिन वो दलित समुदाय से भी बहुत दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे हैं। 2007 में ये कैटेगरी बनाई गई और इस बात को आज 18 साल के आसपास हो चुके हैं, लेकिन पुनपुन के डेहरी गांव में जो महादलित रह रहे हैं मुझे लगता है कि उनकी स्थिति जस की तस है। आप सोचिए कि एक गांव जहां पर 10-20 हजार लोग रह रहे हैं उस गांव के अंदर, और कई अलग अलग छोटे छोटे टोले हैं, वहां पर गांव के अंदर पाइपलाइन तक नहीं है। आप नल से जल की पाइप डाल देते हैं पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन उस नल से जल वाली स्कीम के अंदर जो पाइप्स डली हुई उनमें पानी ही नहीं आता। सोचिए, लोग कहीं से पानी का अगर जुगाड़ कर भी लेते हैं तो वेस्ट वाटर को कहाँ फेंके, कहाँ डालें, उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, नालियां ही नहीं है, लोगों के पास खाने कमाने का कोई साधन ही नहीं है। जब नॉर्मल बेसिक चीजें लोगों के पास नहीं है, पीने का पानी नहीं है, साफ सफाई के लिए जो है जगह नहीं है, शौच नहीं है, पक्के मकान नहीं है, ये सब वादे हैं जो सरकारें पिछले कई सालों से करती रही हैं। और जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले हमने सुक्खू चौधरी को ढूंढने की कोशिश की। आपको बता दें कि सुक्खू चौधरी दरअसल एक वो इंसान है जो हर बार जब नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस होता है तो नीतीश कुमार उसी डेहरी गांव में जाते हैं और हर बार गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को कहते हैं कि वो झंडा फहराएं। तो सुक्खू कुमार सबसे बड़े और वरिष्ठ आदमी है, सुक्खू चौधरी माफ कीजिएगा उनका नाम है, सुक्खू चौधरी जो है बड़े वरिष्ठ आदमी है। हमने उनसे बात की, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आते हैं, उनके आने से पहले जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे चूना बिछता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत गड्ढे का काम होता है, लेकिन गड्ढे का काम सिर्फ गड्ढा खुदता है, काम कभी नहीं हो पाता। सवाल सिर्फ वही खड़ा होता है कि क्या पिछले 18 साल से नीतीश कुमार के आने से पहले सिर्फ क्या 5 इंच गड्ढा खुदता है या 2 गज गड्ढा खुदता है? सोचिए, आज तक गड्ढा खुदा है लेकिन उस गड्ढे के अंदर पाइपलाइन नहीं पड़ी है, लोगों के पास गंदा पानी फेंकने की कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति में वहां पर लोग रह रहे हैं। तो एक तरफ जहां सरकारें कहती है कि महादलित समुदाय का हमने उत्थान किया है, लेकिन वो उत्थान लगता है आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एक बात और जो बहुत बड़ी कही लोगों ने वहां की कि नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, वो तो बड़ी बड़ी स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं और उन स्कीम्स का फंड भी रिलीज हो जाता है, लेकिन वो फंड, वो पैसा जब गांव की मुखिया के पास पहुंचता है तो वो गांव का मुखिया उस फंड को इस्तेमाल नहीं करता। तो जो स्थिति पहले थी जिसकी तस्वीर, हाँ, बिजली की वहां पे लाइन हमने डलती हुई देखी, वहां बिजली की तार पहुंची हुई है, लेकिन घर में खाना पकाने के लिए खाना नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, शौच नहीं है, गंदगी में लोग रह रहे हैं, नाले का पानी, नाले का कोई सिस्टम नहीं है, गंदा पानी जो है सड़कों पर गलियों में ऐसे भी कर रहा है, जो गंदगी के साथ साथ कई सारी बीमारियों को भी जन्म देता है। तो ये स्थिति हुई पुनपुन की। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप ये सोचिए कि किसी एक आदमी की लेगेसी को आगे ले जाने का कितना फायदा होता है। कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के जननायक कहे जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, उन कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बसा कर्पूरी ग्राम। और जब आप कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे तो आपको घर घर के अंदर नल से जल वाली स्कीम का पाइपलाइन भी बिछा हुआ दिखाई देगा और हर घर के अंदर तेज पानी आता हुआ भी दिखाई देगा। वहीं वहां पे ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बेहतर है, वहां पे लोगों के पास खाने की कोई कमी नहीं है, लोगों के पास रोजगार की भी कोई कमी नहीं है। आप ये सोचिए कि गांव में सड़कें इतनी बेहतर, इतनी सुंदर सड़कें बनी हुई है, पूरा सिस्टम इतना वहां पे तंदुरुस्त रूप पर वहां पर काम कर रहा है कि बहुत प्यारी सड़कें वहां बनी हुई है, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है उस इलाके में। उसी के साथ साथ वहां के लोगों ने ये तक कहा कि कई फैक्ट्रीज जो है आसपास के इलाकों में लगी हैं और उससे वहीं के लोगों का काफी फायदा हो रहा है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें जरूर नजर आती है। ये बहुत जरूरी है सरकारों को समझने का कि क्या ऐसे कारण होते हैं कि कुछ इलाकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, वहीं कुछ इलाके जिनको एक रोल मॉडल के तौर पर जनता के आगे पेश करना है, उन इलाकों की ही तरक्की होती है। और यही तरक्की हमने कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम में होती हुई देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उन्होंने अपनी जो चुनावी सभा का शुभारंभ है वो
कर्पूरी ग्राम से किया, वो एक हट के अंदर गए, एक झोपड़ी के अंदर गए, जिसके माध्यम से दिखाया गया कि कैसा साधारण जीवन कर्पूरी ठाकुर का था और वहां से उठकर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो इस वक्त की स्थिति ये है बिहार की। अब देखते हैं हिमांशु जी की आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये रोमांचक होता जा रहा है। जब पीयूष ग्राउंड पर महादलितों को लेकर किस तरीके से ग्राउंड की रियलिटी है वो बता रहे थे, उसी वक्त जो है जितेंद्र बहादुर जो हमारे सहयोगी हैं उनको एक खुफिया फ़ोन आया और उनको एक जानकारी मिली है मुकेश साहनी को लेकर। क्या है? देखिए, मुकेश साहनी को लेकर के अभी जब बातचीत चल रही थी तो फ़ोन तो खैर आया ही है, वो तो सिर्फ अलर्ट करने के लिए था। मैसेज डिटेल आया है। मैसेज में उनके मुकेश साहनी की जो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको डिकोड किया है। उन्होंने डिकोड करके बताया है कि ये क्या है, उन्होंने क्या किया। उन्होंने बताया कि मुकेश साहनी की पहले बात उन्होंने बताई कि 3 साल से इस वक्त का मैं इंतज़ार कर रहा था। बीजेपी पार्टी जो है तोड़ती है, हमारे विधायकों को खरीदा जाता है, अब हम भाजपा को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक इस लाइन को डिकोड किया है, आगे बताते हैं क्या है। फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी सहयोगी पार्टी की मदद लेती है लेकिन उसको छोड़ देती है और बीजेपी निगल जाती है, ये उन्होंने कहा। जो बता रहे हैं उनका ये कहना है कि जितनी भी बातें ये कर रहे हैं मुकेश साहनी, ये खुद ही वैसे हैं डामाडोल वाली स्थिति में। उन्होंने बताया कि आज ये इनको डिप्टी सीएम के तौर पर लालच दिया गया, इनको इस तरफ रखा गया, इनके बारे में तो ये कहा जाता है और कभी भी अचानक ये पलटी मार सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार से ज़्यादा नीतीश कुमार के लेवल में ही है ये, उसी तरीके से कि आज चुनाव जीतने के बाद इनकी सीटें कितनी आई, क्या हुआ, अचानक अगर कहीं ज़रूरत पड़ी पुरानी जगह जिनके साथ 2014 में 56 जगहों पर जा करके इन्होंने हवाई रैलियां की, वो की, अगर वहां से फोन आ जाता है 15 में और 20 में 14 में शुरुआत में जब लोकसभा चुनाव इनको मुंबई से लाया गया, मुंबई से ला करके लोकसभा चुनाव के समय में ये जगह जगह हर एक जगह जा करके अगर वहां से फोन आता है तो ये उधर भी जा सकते हैं। तो इस तरीके की बात उनको उनकी तरफ से डिकोड किया गया और ये भी कहा गया कि अगर मुकेश साहनी को इस बड़े लेवल में डिप्टी सीएम के तौर पर लाया गया है तो हो सकता है कि जो 18% मुसलमान हैं वो नाराज़ हो जाएं। उन्होंने ऐसी बात कही है और कहा कि अगर वो नाराज़ होते हैं तो महागठबंधन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके की बातें की हैं, सीक्रेट तौर पर मैंने यहाँ जानकारी दी है, आगे और बढ़ाएंगे इसको। हाँ, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो ये जो है खुफिया खबरी रिपोर्टर है हम लोग के। देखिए, मुकेश साहनी ही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल कब पलटी मार दे ये सिर्फ वहाँ का नेता जानता है। और बिहार में तो ये खेल पुराना है, लेकिन राजनीति में ये इस पे हम सबको नज़र रखनी होती है। तो मुझे लगता है अमित, जितेंद्र, ये सब मुकेश साहनी पे भी नज़र रखेंगे। 2000 जब नतीजे आ जाएं और उसके बाद क्या एनडीए को ज़रूरत है तो मुकेश साहनी उधर आएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को कब इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, कब कितना भाव देना है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानती और समझती है। और अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। असलियत नहीं तो आप बता रहे हैं आप। हमने आपसे पूछा एलजेपी और वो लड़ रहे हैं, वो नहीं बता रहे। वही कह रहा हूं, नीतीश कुमार को सीएम क्यों नहीं घोषित करते? अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक थे और जेडीयू गठबंधन में था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उन्होंने उनके 6 के 6 विधायक तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा। बताइए। और जेडीयू ने इस पे आपत्ति दर्ज की थी, तभी तो जेडीयू भी नाराज है बीजेपी से। जेडीयू जो है आरजेडी के साथ भी गया बाद में 2022 में जो सरकार बनी, उसका बड़ा कारण ये था। लेकिन क्योंकि आपने एलजेपी और जेडीयू, देखिए वो टसल है, क्योंकि चिराग को ये लगता है कि जेडीयू का जो वर्चस्व है, जो पार्टी है, आफ्टर नीतीश के कौन पार्टी को संभालेगा। तो वो अपने आप को इमर्ज कर रहे हैं। इमर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी की भी सीटों पे अपना दावा ठोकते हैं और वहाँ से लेते हैं, और जेडीयू पे भी। लेकिन जेडीयू ने एक चीज़ बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा कि हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। और एक
सीट शायद छोड़ी है, बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन चिराग के लिए तो एक घाटे का सौदा ये भी हो गया कि 29 ली तो अब 28 पे लड़ रहे हैं क्योंकि एक नामांकन रद्द हो गया। खैर मौसमी, आप एक भी राजेश राम और एक विधायक, ये सारा ये बीजेपी की कहानी नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं, नहीं मैंने ये भी नहीं मैंने बता रहे जेडीयू हैं को आपको बताया हाँ, जो आप नीतीश ऑडियो- कुमार वाला। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि हमारे आज तक के जो शो है पंचायत, उसमें ये बात कही कि अभी नहीं है, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन विधायक दल की जब बैठक होगी चुनाव नतीजों के बाद तो ये तय किया जाएगा कौन मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार नहीं कही है। इससे पहले भी मैंने कहा, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जरूर चाहेगी, क्योंकि जो पिछली बार के नंबर्स थे उसके पिछली बार घोषित करके गए थे 2020 में कि सीटें कितनी भी आए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, और उसको निभाया। लेकिन जो 22 में हुआ उसके बाद से नीतीश कुमार पे ट्रस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा कम हुआ है। अब आए आप लाइन पे। और भारतीय जनता बताया पार्टी उठ पहाड़ के को नीचे। ये लगता है कि ये मौका अगर गया हाँ, तो फिर पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है उसकी एक आवाज है, क्योंकि 22 के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं का ये कहना था, जिसमें सम्राट चौधरी जो जिनका लंबा हर पार्टी के अंदर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्होंने मुलेठा बांध लिया, मुलेठा ही कहते हैं, मुरेठा वो बांध लिया था और कहा था कि नीतीश को हटाकर ही इसको खोलेंगे। तो हम सब जानते हैं कि नीतीश जब एनडीए में आ गए तो उनको वो खोलना पड़ा, और उन्होंने कहा कि अब उसका सवाल का तो वो खैर वो जवाब नहीं देते हैं। और कहाँ जाके खोला? अयोध्या में सरयू के घाट पे। सवाल सर नीतीश- लेकिन आपसे रह हाँ, गया, रहेगा। एक सवाल रह गया। आप बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व और जदयू वदयू पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब सबके मन में यही है कि स्टेज पे जो विजुअल देखा गया, नीतीश कुमार माला पहना रहे थे, संजय झा रोक रहे थे। हाँ, कुछ लोग हैं, कौन-कौन ले अशोक सकते हैं? चौधरी हैं, ये तमाम लोग हैं जो नीतीश कुमार से लिबर्टी लेते हैं। तो इसलिए संजय झा ने जब रोका, तो संजय झा, क्योंकि आप कह रहे हैं, तो संजय झा एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी में थे, एक जमाने में थे ना, भारतीय जनता पार्टी में थे एक जमाने में, एक जमाने में, इस मैं वही जमाने बता में रहा नहीं हूं। हाँ, अभी। लेकिन वो नीतीश के बहुत करीबी आए। उसका कारण था अरुण जेटली, राजीव प्रताप रूडी के सहयोगी के तौर पर संजय झा थे, और वो जिस तरीके की रिसर्च वगैरह करते थे, जो आइडियाज स्ट्रेटेजी बनाते थे, वो अरुण जेटली, क्योंकि तब बिहार में सारा बिहार और जेडीयू का जो कॉलिशन है, जो गठबंधन है, वो खुद अरुण जी देखते थे। तो उनकी वजह से संजय झा निकट गए, फिर वहाँ पार्टी में गए, महासचिव बने, एमएलसी बने, मंत्री बने, और 2017 का अंदर जब बीजेपी और जेडीयू का दोबारा अलायंस हुआ 14 के बाद, तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है संजय झा का था। आप सबको, क्योंकि सब दर्शक हैं और मुझे लगता है मौसमी और जितेंद्र को ज़्यादा ध्यान होगा, 2013 में जेडीयू की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था प्रधानमंत्री के कैंपेन कमेटी के हेड बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद, कि तिलक भी लगाना पड़ेगा और टोपी भी लगानी पड़ेगी, और ये ब्लोअर की हवा है। नीतीश कुमार जब उनसे कहा कि प्रधानमंत्री की हवा है, तो उन्होंने कहा ये ब्लोअर की हवा है। वो पूरा जो राजनीतिक प्रस्ताव था, और उस भाषण में नीतीश कुमार के जो पॉइंट्स थे, उसमें ज़्यादा रोल संजय झा का था। संजय झा पूरा वो जो है राजनीतिक प्रस्ताव और नीतीश कुमार के भाषण को तैयार करते हुए दिल्ली आए थे। तब शायद मेरा पहला इंटरेक्शन उनसे हुआ था। तो नीतीश कुमार से उनकी इतने चीज़ें हैं, और लोग कहते हैं कि वो जब भी बिहार जाते हैं तो नीतीश कुमार के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, और जो उनकी एक भूजा पार्टी होती है उसके वो जब पटना में होते हैं तो परमानेंट मेंबर है, तो वो भूजा पार्टी इस तरीके की पार्टी होती है। लेकिन मौसमी, फिर क्योंकि जो आप ऑडियो सुना रही थी वो ऑडियो क्या है? हाथी घोड़ा
पालकी जय कन्हैया लाल जिनके की। घर शीशे के बने होते हैं वो औरों पर पत्थर नहीं फेंकते, यही है ना कहावत। मतलब देखिए यहाँ पे तो देखिए कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काट दिया, उसमें से अशफाक भी हैं कस्बा से, वो विधायक पहले भी रह चुके हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं कांग्रेस के, तो उनका टिकट काट दिया। तो बिहार का बड़ा अलग कल्चर है। देखिए ना वो ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसमें वो राजेश राम से बात कर रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राजेश राम कह रहे हैं कि अरे भैया मैं क्या करूं, वो बोल रहे हैं दे दीजिए ना, सिंबल दे दीजिए ना, और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं मैं क्या करूं। तो वो मेंशन करते हैं उसमें हिमांशु कि हाँ तो आप नहीं देंगे तो कौन देगा, देखिए चल तो रहा है, क्या चल रहा है, यही सब चल रहा है, फलाना ढिमकाना चल रहा है और हाथी घोड़ा चल रहा है। तो राजेश राम कह रहे हैं कि हाथी घोड़ा चल रहा है। तो सवाल ये है कि ये कौन हाथी घोड़ा है जो चल रहा है, जिनका चल रहा है, कौन है हाथी कांग्रेस का और कौन है घोड़ा कांग्रेस का, ये तो एक बड़ा सवाल और है। पालकी पे कौन सवार है? और पालकी पे कौन सवार है, मतलब उन्होंने वो मेंशन करते हैं कि मैंने तो आपका नाम दिया था, राहुल गांधी तक पहुंच गया था, सभी विधायकों का नाम दिया था, पर इन तीनों का कट गया, तो मैं क्या कर लूं भैया। तो बोले आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, कहते हैं हम प्रदेश अध्यक्ष हैं पर चल रहा है हाथी घोड़ा। तो यानी कि एक चीज़ तो साफ है कि राजेश राम को बनाया गया है, उन दलित चेहरा है, लेकिन उनकी ज़्यादा सही नहीं थी, उनका चल रहा है हाथी घोड़ा। इसमें है मेरे हिसाब से एक है हाथी घोड़ा का जो सर्वे चल रहा है, जो पूरी कांग्रेस की बैकरूम टीम है उसने सर्वे किया है, और सर्वे के शौकीन 2-3 लोग हैं हमारे इस पूरे जो कैनवस में, अगर हम लोग देखें पॉलिटिकल कैनवस में कांग्रेस के, तो सर्वे के शौकीन स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं अजय माकन, वो सर्वे पे बैंक करते हैं, उनको लगता है सर्वे। तो हाथी घोड़ा जो चल रहा है कि भाई सर्वे में इसका नाम आ गया, उसमें कई लोग हैं जो हाल ही में ज्वाइन किए हैं बीजेपी से या तो विनेबिलिटी को देख के उनको दे दिया गया है। जैसे मदन मोहन झा हैं, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है, तो वो पहले पूर्व अध्यक्ष है। अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे को नहीं मिला है। एक पूरा चल गया सर्वे में कि सन्स ऑफ पॉलिटिशियंस विल नॉट गेट टिकट, तो वो हुआ, उसमें हाथी घोड़ा चल पड़ा। दूसरी चीज़ है कि सर्वे में जिसका नाम हो गया वो चल पड़ा, और जो सिटिंग है अगर उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तो वो, तो बेसिकली ये है कि पूरा दिल्ली की लीडरशिप ने सवाल पप्पू यादव पे और केसी वेणुगोपाल पे है क्या? और उन्होंने बोल भी दिया कि भाई वेणु और पप्पू यादव सब किए हैं। हाँ। तो भाई हाथी घोड़ा उन्हीं में से हाथी है, एक जना घोड़ा कह लीजिए, उन्हीं कुछ 3-4 लोगों में पूरी कहानी जो है टिकट वितरण की। लेकिन देखिए भूमियार को बहुत टिकट मिल गए, अब अखिलेश प्रसाद सिंह की चली या कन्हैया कुमार की चली, भूमियार को टिकट मिल गए, जबकि कन्हैया ने तो आज तक के इंटरव्यू में कह दिया कि अब हम टिकट मांग नहीं रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, बांट रहे हैं। कन्हैया कुछ भी, मतलब कि वो कहा है ना, जयराम रमेश कहते हैं कि मोस्ट पॉपुलर नेता है, और बाद में ऐड करते हैं राहुल गांधी के बाद तो भारत जोड़ो यात्रा में बिहार में 2 कन्हैया थे। नहीं, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बोला कि बिहार में 2 कन्हैया थे, एक का नाम कन्हैया है और एक का नाम कृष्णा है, पर वो भी कन्हैया है। सुपौल की क्या घटना है हमें? सुपौल की घटना मुझे इन्हीं की बात से याद आती है कि सुपौल में खेल असल में लोकसभा में भी हो गया था। सुपौल उन 9 सीटों में इंक्लूडेड था जो कांग्रेस के कोटे में आना था, लेकिन आखिरी में अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को महाराजगंज से टिकट देके सुपौल का पत्ता वहाँ से साफ कर दिया गया, और उन्हीं बेटों की लिस्ट में टिकटार्थियों की लिस्ट में पप्पू यादव के पुत्र भी सुपौल से उम्मीद लगाए बैठे रहे होंगे। वहाँ पे बड़ी कैनवैसिंग हुई थी, लेकिन टीम आरजी के टिकट छोड़ के नहीं, विधानसभा की। हाँ नहीं, तो लोकसभा तो वो खेलते ही है। हाँ, और वो तो अभी रणजी में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। आगे के लिए तैयारी उस सीट पे आप ध्यान देंगे। यात्रा में भी सुपौल में बहुत ज़्यादा रंजीत रंजन और इनका पप्पू यादव के पोस्टर बैनर थे। लेकिन सुपौल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसा लड़का जिसकी ज्वाइनिंग सीधे राहुल गांधी के प्रेजेंस में हुई, और सिर्फ अनुपम की ज्वाइनिंग नहीं हुई, अनुपम की पूरी टीम, कोर टीम जो है वो ज्वाइन हुई और आरजी के टीम के साथ लगातार कनेक्शन में रहती है, और अनुपम को लोकसभा लड़वाने की तैयारी थी पहले, वहाँ मामला खराब हुआ,
फिर विधानसभा लड़ने के लिए मुझे जो बताया गया कि खुद राहुल गांधी ने अनुपम को कहा था कि आप वहां जाइए और विधानसभा की तैयारी कीजिए, जिसको लेके शुरू में बहुत ज़्यादा अनुपम की तरफ से एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन बार बार कहने पे, क्योंकि आपका बड़ा नेता कहेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो आप चुनाव लड़ने के लिए वहाँ जाते हैं और टिकट सिंबल मिल जाता है, नॉमिनेशन फाइल करने का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे अनुपम के फ़ोन पे एक मिस्ड कॉल था, मुझे जो बताया गया वो मिस्ड कॉल था कृष्णा अल्लावरू का। सो रहे थे ये, और उसके बाद 6 बजे जब बात हुई तो बताया गया कि भैया आपको नॉमिनेशन नहीं फाइल करना है। वजह ये कि उनके पुराने ट्वीट्स जो प्रियंका गांधी के खिलाफ थे, जो सोनिया गांधी जी के खिलाफ थे, जो राहुल गांधी के खिलाफ थे, वो सब खदान से निकाल के बाहर लाया गया था। और मुस्लिम यूथ जो इन्फ्लुएंशियल यूथ है बिहार का, उसने एक पूरा कैंपेन तैयार किया कि मिन्नत रहमानी का टिकट काट के, मुसलमान का टिकट काट के आपने अनुपम को दे दिया है, मुसलमान क्या सिर्फ दरी बिछाएगा और बाहर से लोग आएंगे, वो लोग टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे। ये सब के बाद 6 बजे सुबह अनुपम को कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, और वही मिन्नत रहमानी जो सुपौल में बुरी तरह से हारे, क्योंकि सुपौल का जो डेमोग्राफी है उसमें फिट नहीं बैठता है मुसलमान कैंडिडेट किसी भी तरह से। 3 लाख की आबादी में तकरीबन 40-45 हज़ार मुस्लिम है वहाँ पे, और लंबे समय से विजेंद्र यादव वहाँ जीतते आए हैं। तो अनुपम के आने के बाद राजपूत ब्राह्मण समीकरण बैठता हुआ दिख रहा था, वहाँ टिकट उनका कट गया है। ये बात सही है जो पोस्ट वाली बात कर रहे हैं हिमांशु, अमित सही बता रहे हैं कि उनका ट्वीट की वजह से उनका मामला खराब हो गया। चलिए, अब सवाल ये रहेगा सर कि क्या आगे भी कांग्रेस इसी यार्डस्टिक पे टिकटें कैंसिल करेगी, कि कहीं मुस्लिम यूथ अगर कहेगा कि भाई आगे जाके कि हमारे को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं आप, या ये आरोप लगाया जाएगा कि टर्नकोट है, क्योंकि सबके बयान लिस्टेड हैं सोशल मीडिया पे, तो ये परेशानी तो रहेगी कांग्रेस के लिए। चलिए, अब क्योंकि समय अंकित की तरफ से इशारा कर दिया गया कि खत्म हो गया है और हमारे पास आज समय बहुत कम था, अगली बार इससे ज्यादा और ज्यादा। पीयूष बहुत बोले वहां पे, तो इसलिए हम लोग को पीयूष समय कम मिला। हर आदमी अपने लिए कहता है कि मुझे कम समय मिला, दूसरे को ज्यादा, क्योंकि अपनी थाली से ज्यादा वो दूसरे की थाली में देखता है खाते वक्त। तो मतलब ये इशारा मेरी ही तरफ था, मेरी थाली बहुत छोटी थी। ये बोलेगा, सुशांत कहेगा कि मौसमी सबसे ज्यादा बोली थी। अब 3 चाय भी पी। ये हर आदमी को ये चाय तो, आपने वैसे भी 3 चाय पिए। तो बहरहाल, क्योंकि अब खत्म करते हैं, और आप लोगों के जो भी सुझाव हैं, जो भी आपके हम लोगों को अच्छा बुरा जो लगता है, वो आप अपने संदेश के माध्यम से हम लोगों को देते हैं, मैसेज करते हैं। प्रेमनाथ हैं, वो लिख रहे हैं, पहले पत्रकार लोग घोटाले का पता लगाते थे, अब कहाँ किस नेता के यहाँ खाना मिलता है इसका बखान करते हैं। देखिए, इसके लिए ज़रूरी ये है कि इससे पता चलता है कि रिपोर्टर किस हद तक जो है अंदर रिपोर्टिंग करता है, कि वो ये जान लेता है कि किस नेता के यहाँ खाने में क्या बना है, नहीं बना है, और किसने बनाया है, और कौन कौन खाने आया था, किसको क्या पसंद है। विक्रम लालचंद हैं, उन्होंने कमेंट किया है, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ कीप इट अप। आप लोग मोकामा के गैंग्स और गैंगवार के बारे में बताया, एक रेस्टोरेंट का डरावना किस्सा भी शेयर किया जो काफ़ी स्कैरी था। मेरा एक सवाल है, आप लोग, आपका चैनल ये सब प्रोमिनेंटली रिपोर्ट क्यों नहीं करता है? धन्यवाद। हम लोग समय समय पर इस तरीके की जब भी घटना होती है वो बिल्कुल रिपोर्ट करते हैं, और कोई भी घटना हो, अगर क्राइम है तो उसको बताते भी हैं, दिखाते भी हैं, और उसके पीछे की कहानी क्या है ये भी बताते हैं। और इसीलिए हमने गैंगवार के बारे में बताया, और नहीं बताते तो आप कैसे जानते कि ये घटना हुई है। दूसरा है आलोक जैन है, उन्होंने लिखा है, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन, रियली एंजॉय दिस शो as we get know many inside of the functioning of the political party. I want to know, what does that mean that particular candidate got ticket from the party? Question mark. Does they give any while submitting returning officer? It would be great if you can explain nomination of procedure of detail. Thank you. इसमें मेरी गलती है, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं अंकित, उन्होंने कल मुझे बताया था
कि आप ये बताइए कि नामांकन कैसे भरा जाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, नामांकन वापस लेना, स्क्रूटनी, ये सब चीज़ें। इसकी गलती मैं अपने ऊपर लेता हूँ, अंकित की नहीं है। मैं समय सीमा के कारण नहीं बता पाए, क्योंकि अंकित ने मुझे कहा था कि मैं बहुत लंबे समय से कवर कर रहा हूँ। मैं लंबे समय से कवर जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने नामांकन नहीं किया कभी, तो मैं प्रोसेस बता वो सकता भी आप हूँ। बहुत जल्द कर लेंगे। तो अगले ये है तथास्तु, नामांकन तो दाखिल करेंगे। इसीलिए, और उनके साथ साथ हैं शिशुपाल यादव, जिन्होंने लिखा है, दिन भर की न्यूज़ हल्ला से ये शो सही है, सटीक और कम टाइम में सारे पार्टी का जिस्ट आप लोग दे देते हैं, धन्यवाद, आपको अच्छा लगता है। सचिन लिख रहे हैं, आज तक वालों, आपको शो की इतनी लग गई है कि अभी ट्रेन से घर जा रहा हूँ और ट्रेन से घर ज़बरदस्त भीड़, और मैं यहाँ एक कोने में एक पाव पर खड़ा होकर ROA सुन रहा हूँ, यानी Reporters of Air. रिपोर्टर्स ऑफ एयर सुन रहा हूँ। डिकोड करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ROA एक अलग चीज भी है। हम लोग तो- आरओए ही कहते हैं अब तो, हाँ, आरओए हो गया। हम अड़ोसी पड़ोसी देख रहे हैं कि ये भैया क्या क्या रहे रहे हैं, और इतनी भीड़ में भी एकदम मस्त जबरदस्त धूम मचा रखी है आप लोगों ने। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सचिन। सचिन जनाब, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोने में खड़े होके सुनना, कोने में। टांग क्या बात है। देखिए, एक कोने टांग में ही पे। खड़े होके सुना और ट्रेन देखा में एक जाए। टांग पे। ट्रेनों में भीड़ है। देखो, हम लोग एक टांग पे खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं, एक टांग पे खड़े होकर ये आरओए सुन रहे हैं। देखो, कोने में ही खड़ा होके देखा और सुना जाता है, वहां से ही सब पे नजर रखी जा सकती है, तो वो सही काम कर रहे हैं। डॉक्टर विजय मौर्य हैं, उन्होंने लिखा है, हंसना मत, हमें लगता है आप लोग बहुत कम बोलते हैं, पत्रकारों को और ज्यादा बोलना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, धन्यवाद। वकील ज्यादा बोलता है कि पत्रकार ज्यादा बोलता है? हम लोग बोलते ही नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों को कम समय मिलता है, इसीलिए हम यहाँ हैं। ज़्यादा समय मिलता तो हम टीवी पे होते, क्योंकि टीवी पे तो एक कह दिया जाता है कि 20 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जितनी देर सुनने में लगती है और सोचने में लगता है कि क्या कहना है नहीं कहना, उतने में हो सकता है कई बार समय खत्म हो जाता है, और इसकी शिकायत ज़्यादातर मौसमी को रहती है। गुड क्वेश्चन। कल ही मैं शिकायत करके आई हूँ ये स्टूडियो में। सारी शिकायतें मौसमी की हमेशा रहती हैं, जब भी मीटिंग होती है ऑफिस की, कि हमको समय कम मिला, एंकर ने वही सब बोल दिया जो मैं बोलना चाहती थी, और जो मैंने बोला उससे ज़्यादा एंकर बाद में बोल गए मेरे साइन ऑफ के बाद। तो मेरा फिर से आप सबसे एक बार अपील है कि आप लोग रिपोर्टर ऑफ एयर को आज तक रेडियो पर देखिए, सुनिए, और बहुत ज़्यादा इंसाइट्स आपको इससे मिलेंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो अगली बार देखिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो हमारे को ताकत मिलेगी, और हमको जितना आपका सहयोग मिलेगा उतना हम आपको और ज़्यादा इंसाइट लेके आएंगे, क्योंकि जो लोग देखते हैं नेताओं के बारे में, वो ये बताते हैं कि ये ऐसा हुआ, और नए किस्से आपके देखने के बाद लोगों को हमको मिल जाते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ नए लोगों के साथ। मैं अंकित से अपील करूंगा कि अगली बार मुझे जो है सूत्रधार ना बनाए। जी, नमस्ते। रिपोर्टर्स ऑफ एयर।